आवारा मसीहा जीवनी का ये थर्ड पार्ट है। अब यहाँ से देखिए शरद की जो यात्रा शुरू होती है, क्योंकि बहुत ही अभावग्रस्त जीवन होता है और ऐसे में शरद को भी एक निर्णय लेना होता है कि आगे वो जीविकोपार्जन के लिए कहाँ पे कौन सा साधन ढूंढे। तो अपने जब नाना को वो चिट्ठी लिखता है, शरद जब भागलपुर लौटता है तो उसके पुराने जो संगी साथी प्रवेशिका परीक्षा पास कर चुके थे और उसके लिए स्कूल में प्रवेश पाना भी कठिन था। वो सभी तो एंट्रेंस भी पास कर लिए थे, आगे भी बढ़ रहे थे, लेकिन कठिनाई शरद के सामने था। देवानंदपुर के स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाने के लिए उसके पास पैसे थे नहीं, लेकिन यदि दाखिला नहीं होता तो उस वर्ष परीक्षा देना असंभव था। सौभाग्य से स्कूल के एक शिक्षक श्री पांच कौड़ी बांदोपाध्याय थे। तो ये जो शिक्षक थे श्री पांच कौड़ी पांदोपाध्याय के पिता श्री बेनी माधव पांदोपाध्याय शरद के नाना के मित्र थे। इसी नाते वह पांच कौड़ी बाबू को मामा कहता। प्रधानाध्यापक श्री चारूचंद्र बसु भी बड़ी साधु प्रकृति के मनुष्य थे। इन्हीं लोगों की कृपा से किसी तरह उसे दाखिला मिल गया। देवानंदपुर में उसकी शरारतों का कोई अंत नहीं था, परंतु यहाँ आकर उसे जो चुनौती मिली थी वो बिल्कुल बदल गया। अपने को किसी से हीन मान लेना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। परीक्षा पास करने के लिए उसने रात रात जग कर पढ़ना शुरू किया। नींद को दूर करने के लिए वो खूब पानी पीने लगा। उसके पुराने मित्र फिर उसके पास घिर गए। राजू उनमें सबसे प्रमुख था। शीघ्र ही उसने एक नया मित्र और बना लिया, उसका नाम था नीला। उन्हीं की सहायता से उसने अपने को व्यवस्थित कर लिया। राजू ने उसके लिए देवदार के एक बक्स को किताब रखने की अलमारी में बदल दिया। 3 टांग की एक टूटी हुई कुर्सी और ऐसी एक छोटी सी मेज को भी उसने ठीक कर दिया। खाट के बिछावन की दरिद्रता को ढकने के लिए वो उस पर एक ओढ़ने की चादर डालने रखा। उसके नीचे एक गुड़गुड़ी रहती थी। खाट के बीच में से तकिए के पास नली निकालकर चोरी 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 वह उसको पिया करता था। सुरेंद्र नाथ ने लिखा है, सारी रात दिया जलता रहे, इतना तेल भी माँ नहीं जुटा पाती थी। साथ ही लोग मोमबत्ती दे जाते। इन्हीं की कृपा से पुस्तकें मिल जाती। एक कोने में स्टोव था, टीन की एक यानी जो टीन का एक केतली था, एक छोटी सी सुराही और उस पर ढकने का एक छोटा सा ग्लास। यही उसकी भौतिक संपदा थी, लेकिन इस दैन्य ने उसके मन को हीन नहीं बनाया। इसलिए उसकी विद्या अभियान राजपुत्र के समान ही चल रहा था। नीला आता, तंबाकू सजाकर कहता पी, और दोनों मित्र तंबाकू पीते पीते गपशप करते या फिर पढ़ते। उस दिन नीला बहुत सवेरे उससे मिलने आया। खिड़की से क्या देखता है कि शरद सोया पड़ा है और चादर पर रक्त फैला है। घबराकर उसने पुकारा, शरद, ओ शरद। नींद से आंखें भरी थी। लेटे लेटे शरद ने कहा, अंदर आजा। नीला ने पूछा, बीमार है? उसने कहा, हाँ, रक्त की उल्टी हुई है। दुत्त पागल, तो फिर तेरे कपड़ों पर ये रक्त कैसा है? चकित होकर शरद ने देखा सचमुच खून था। बोला, बेटी नेवले की करतूत है, आज उसने फिर चूहे का शिकार किया। लेकिन जब नीला ने अंदर आकर इधर उधर देखा तो चकित हो उठा। बोला, खूब बचा रे शरद, तुम्हारे नेवले बेटे ने गोखरू सांप मारा है। बस फिर क्या था, घर घर में शोर मच गया। भुवन मोहिनी ने माँ मनसा का प्रसाद बांटा। जब सब प्रसाद ले चुकी तो शरद ने कहा, जिसकी बदौलत प्राण बचे उसको तो माँ तुमने पूछा ही नहीं। माँ बोली, नीला को तो दिया है। नीला ने क्या सांप मारा है? हाय रे भाग, मैं तो भूल ही गई। माँ बोली और दूध केला मिलाकर नेवले को देने के लिए चली। शरद ने कहा, माँ नेवला क्या केला खाएगा, उसे माछ चाहिए। माँ ने तुरंत नेवले के लिए दूध माछ का प्रबंध किया। शरद की पढ़ाई में एक और बाधा थी, ठीक समय पर उसकी आंख नहीं खुलती थी। एक दिन नीला चुपचाप टाइम पीस ले आया। शरद की आंख सजल हो गई और बोला, नीला, तू मुझे इतना प्यार क्यों करता है? वो तो भाई नहीं कह सकता, सब यही पूछते हैं, एक व्यक्ति दूसरे को क्यों प्यार प्यार करता है, मुझे नहीं पता। शरद ने कहा, तेरा दिल बड़ा नरम है, दूसरों के दुख को तू अपने मन के भीतर से अनुभव कर लेता है। तू औरों जैसा नहीं है। उस दिन मुझे बादाम पिस्ता क्यों दे गया, औरों को क्यों नहीं दिया? सच तो ये है कि तेरे भीतर नारी के समान कोमल मन है। नीला क्रोध का नाटक करता हुआ बोला, शैतान पाजी मुझे नारी कहता है। दोनों मित्र हंस पड़े। नीला भी गाना खूब जानता था, उसके पास इसराज था। परीक्षा के बाद शरद उसे अपने घर ले आया। जिस कोठरी में कभी बच्चों को बंद किया जाता था, उसी की शरद ने संगीत शाला उसे बना दिया। एक दिन सवेरे सवेरे उस घर से संगीत का स्वर सुनकर लड़के लड़कियों के हृदय विचलित हो उठे। सुरेंद्र नाथ ने दरवाजा खटखटाया तो शरद ने बाहर आकर कहा, जल्दी कर, कहीं छोटे नाना जान गए तो मुश्किल होगी। सुरेंद्र भीतर आकर कोच के ऊपर बैठ गया। शरद धीरे धीरे इस राज बजाकर गाने लगा, मथुरा वासिनी मथुरा वासिनी। कई क्षण मंत्रमुग्ध रहने के बाद सुरेंद्र ने पूछा, ये किसका शरद, या किसका है शरद? मेरा, खरीदा है? नहीं। तब नीला ने दिया है। एकदम दे दिया है, सीखने के लिए दिया है। और यह कहकर शरद ने बाजी को अंधेरे में छुपा दिया। कहा, किसी से कहना मत, तुझे भी सिखाऊंगा।
नीला शरद को बहुत प्यार करता था, लेकिन वह बहुत दिन जी नहीं सका। उसने पुलिस में नौकरी कर ली थी। अचानक एक दिन हैजा हुआ और मर गया। शरद ने उस दिन पहली बार अनुभव किया कि चिर-बिच्छों की यह मर्मांतक वेदना क्या होती है। परीक्षा पास आ रही थी, लेकिन बाधाओं का भी कोई अंत नहीं था। बड़े मामा ठाकुर दास की लड़की को काला ज्वर हो गया और जैसा कि शरद का स्वभाव था, वह सब कुछ भूलकर उसकी परिचर्या में लग गया। लेकिन वह बच नहीं सकी। तब शरद इतना दुखी हुआ कि उसके पास होने में संदेह होने लगा। परीक्षा की फीस जुटाने का प्रश्न भी था, इसलिए भुवन मोहिनी की चिंता का पार नहीं था। बड़े भाई ठाकुरदास पर इन दिनों दफ्तर का कुछ रुपया गोलमाल करने के कारण मुकदमा चल रहा था। यद्यपि अंत में वे दोषमुक्त हो गए, पर खर्च की कोई कमी नहीं थी, सीमा नहीं थी, मतलब घर में बहुत ज़्यादा खर्चा था। छोटे भाई विप्रदास की आय बहुत कम थी, उन पर सारे घर का दायित्व भी था। फिर भी साहस करके भुवन मोहिनी ने उन्हीं से कहा। वे बोले, घर में तो पैसे नहीं है, कहीं से कर्ज लाने होंगे। उन दिनों कर्ज लेने का एक अड्डा था, खंजरपुर में गुलजारी लाल का घर। वह स्थूलकाय कृष्णवर्णी महाजन, भागलपुर का साइलॉक करना प्रसिद्ध था। विप्रदास सरकारी नौकर थे। उनसे रुपया वसूल करना कोई कठिन काम नहीं था, परंतु सूद को लेकर गुलजारी लाल ने काफी बकझक की। अंत में 4 पैसे रुपए मास की दर पर फैसला हुआ। इसी रुपए के बल पर शरद परीक्षा में बैठ सका। उसके बाद वह जैसा मुक्त हो गया, उसका अधिकतर समय राजू के साथ बीतने लगा। वह इन दिनों पढ़ना लिखना छोड़कर लकड़ी के कारखाने में काम सीखता था। यदि वह मोती जैसे अक्षर लिख सकता था, तो लकड़ी की सुंदर वस्तुएं भी बना सकता था। अद्भुत चरित्र था उसका। एक साथ वीरता और बांसुरी की विद्या में निष्णात, कंठ स्वर कैसा मधुर था। हारमोनियम, क्लेरनेट सभी खूब अच्छी तरह बजाता था। अभिनय करने की उसमें असाधारण प्रतिभा थी। अनेक लोग उसके बारे में अनेक प्रकार की बातें करते, पर वह प्रतिभाशालियों के वंश में पैदा हुआ था, इसलिए प्रतिभा ने उसका मुक्त होकर वरण किया था। और इसलिए किसी एक क्षेत्र से अधिक एक ही क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा देर टिकता नहीं था। नाना अनुभव और नाना परीक्षाओं में उसे रुचि ली, परंतु गांजा, शराब और वेश्या सब कुछ रहते हुए भी उसका अंतःकरण गंगा जल के समान था। वो बदमाश नहीं था, केवल दुस्साहसी था। वह योग और आनंद में रहता था, जैसे गंगा जल सब कुछ को पवित्र कर देता है। उसकी अपनी एक नाव थी और उसी में वो घूमता रहता था। कभी-कभी होती घोर अंधेरी रात और पूरम-पुर भरी होती गंगा, वो शरद को पकड़ता और कहता, चलो नाव में, घुमावे। शरद को डर लगता, पर राजू तो उसके गुरु हैं, मना भी करे तो कैसे करे। गत वर्ष फुटबॉल के मैदान में दंगा हो गया था, तब लाठी के जोर पर राजू के दल ने शत्रु को परास्त कर दिया था। उस दंगे में शरद के प्राण संकट में पड़ गए थे। राजू ना आ जाता तो कुछ भी हो सकता था, और जब उसे सांप ने काट लिया, तब वही तो तूफानी गंगा में नाव खेकर ओझा को बुलाने गया था। इसलिए शरद की राजू के प्रति कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं थी। बस उस खरस स्रोत गंगा में वो अपनी छोटी सी नाव छोड़ देते और चलते चलते एक द्वीप पर जा पहुंचते। वहां से गंगा पूर्व से उत्तर की ओर बहने लगती। वहीं मल्लाह मछली पकड़ते। वे लोग बहुत शक्तिशाली तो इकट्ठा करते रहते। एक दिन राजू ने कहा, चलो आज मछली चोरी करें। पिट जाओगे? राजू ने कहा, कोई चिंता नहीं, पिट लेंगे। वो दोनों उसी द्वीप पर पहुंचे। कुछ देर मछलियां पकड़ने का नाटक करते रहे। फिर जब मछुआरे सो गए तो चुपके से आकर 10-12 मछलियां उठा लिए। सहसा उसी समय से एक मछुआरा जाग उठा। वो दोनों नाव लेकर भागे और अरहर के खेत में घुस गए। पानी कम था, नीचे उतर आया और नाव खींचने लगे। वहां बड़े बड़े सांप थे। राजू सहसा ठिठका तो शरद ने पूछा, क्या है दादा? शरद ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, सांप है। शरद सहसा भय से कांप उठा, बोला, सांप? राजू हंसा, रे डरता क्यों है? सांप अपना जीवन बचाएगा और हम अपना, यही संसार का धर्म है। अपराध करने पर उसके हाथों दंड पाना अनिवार्य था। वास्तव में अन्याय के विरुद्ध सीना तान कर खड़ा हो जाना उसका स्वभाव था। उस समय पानी के नाले नहीं लगे थे। कुल वधुएं और कन्याएं गंगा घाट पर आकर पानी भरती थी। स्नान पूजा आदि सब वही होता। यदि भी उनके लिए अलग घाट था, फिर भी कभी कभी अवांछित लोग वहां आ जाते। उनकी असभ्य हरकतों से स्त्रियों को बड़ा कष्ट होता था। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग हंसी मजाक करते करते एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। किसी ने उन्हें नहीं रोका। हठात राजू वहां आ गया। उसने ये दृश्य देखा। वह एक शब्द भी नहीं बोला। तुरंत एक व्यक्ति के पास पहुंचा और उसका अंगूछा छीनकर उसी के गले में डाल दिया। फिर खींचकर उसे गंगा के भीतर ले गया और बोला, लगाओ डुबकी। हतप्रभ उस व्यक्ति ने गिड़गिड़ा कर कहा, माफ कर दो भैया, माफ कर दो, हाथ जोड़ता हूँ, फिर आओगे? नहीं नहीं, इधर पैर भी नहीं रखूंगा, खाओ ईश्वर की सौगंध। मोचदा स्कूल में संस्कृत के अध्यापक थे। बहुत कम वेतन मिलता था, इसलिए अध्यापन के साथ कुछ और काम भी करते थे। परिणाम ये होता था कि घर लौटते लौटते देर हो जाती। एक दिन संध्या के अंधकार में वे लौट रहे थे कि उन्होंने पीछे से आती हुई गोरे साहब की गाड़ी के घोड़ों की टाप सुनी और दूसरी क्षण अनुभव किया कि उनकी पीठ पर चाबुक बरसने लगे। तड़प कर उन्होंने दृष्टि उठाई तो साहब की गाड़ी अंधकार में विलीन हो चुकी थी। वो ये भी नहीं जान सके कि यह किस अपराध का उन्हें दंड मिला है। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। उनका मन ग्लानि से भर उठा। तभी सहसा उन्हें ध्यान आया कि राजू इस प्रकार के अत्याचारों का बदला लेने का भार अपने ऊपर ले लेता है। वो उसके पास गए और पीठ पर रक्त के दाग दिखाए। उनकी कहानी सुनकर राजू ने इतना कहा, मास्टर मोशाई, आप घर जाइए, कल की छुट्टी ले लीजिए, परसों जो कुछ होगा आप सुन लेंगे।
अगले दिन संध्या को क्या हुआ कि एक बड़ी रस्सी लेकर राजू और शरत अपने दल के साथ उस पर छाया पथ पर जाकर जम गए। उसी पथ से साहब रोज क्लब जाता था। ठीक समय पर टमटम के आने का शब्द हुआ। राजू ने अपने साथियों के साथ सड़क के दोनों ओर पेड़ों में वह रस्सी बांध दी। साहब सपने में भी बात की कल्पना नहीं कर सकता था। वह उसी शान से चल रहा था कि घोड़ा रस्सी में उलझ गया और निमिष मात्र में साहब उछलकर रास्ते पर जा गिरे। राजू इसी अवसर के टोह में था। जी भर कर उन्हें सबने साहब को पीटा और कहा, फिर कभी किसी बेकसूर मुसाफिर को मारोगे? कभी नहीं। बोला, माफ करो। साहब चुपचाप वहां से चला गया और इतना लज्जित हुआ कि फिर भागलपुर में नहीं रह सका। बदली करा के कहीं और चला गया। माघ मास में भागलपुर में दारुण शीत पड़ता था। उसी समय बंगला स्कूल के पंडित जी की पत्नी का देहांत हो गया था। पंडित जी स्वयं भी रोगी थे। बच्चा उनका बहुत छोटा था। अब वो दाह संस्कार हो तो कैसे हो। एक स्कूल के हेडमास्टर ऐसे अवसरों पर पीड़ित जनों की सहायता करने को सदा उद्यत रहते। उन्हें खबर मिली तो वो अपने अनुचरों का दल लेकर सौदा की व्यवस्था किए। अनुचरों का ये दल राजू और शरद का ही दल था। उस दिन अमानिशा थी। आकाश मेघाच्छन्न और शमशान 2 कोस दूर। शव यात्रा आरंभ हो गई। टपटप वर्षा पानी होने लगा। तब लालटेन बहुत सुलभ नहीं थी। छेदों वाली हांडी में रखा हुआ तेल का दिया ही मार्गदर्शन कर रहा था। तेज तेज कदम रखते हुए और हरि बोल पुकारते हुए आगे बढ़ रहे थे कि वर्षा और भी तेज हो गई। देखते देखते पदघाट सब जलमग्न हो गए। यहाँ तक कि लाश भी भारी हो गई और सोचा जो शव है उसको इमली के पेड़ के नीचे रखकर सांस ले लेनी चाहिए। तभी ओले पड़ने लगे। बैठना भी असंभव हो गया। अब मुर्दे का क्या हो, उसे अकेला कैसे छोड़े। राजू ने कहा, अब सब जा सकते हैं, मैं यहाँ रहूंगा। बहुत देर बाद जब वर्षा बंद हुई तभी वो लोग लौटे। मुर्दा वैसे ही रखा हुआ था लेकिन राजू का कहीं पता नहीं था। वे समझ गए कि हजरत चकमा दे गए हैं। लेकिन वे कभी कुछ निर्णय ही नहीं कर पाते कि उन्होंने देखा लाश धीरे धीरे हिल रही है। सहसा चित्कार करके वो भाग चले और कुछ दूर पर खड़े होकर जनेऊ हाथ में लेकर जोर जोर से राम राम पुकारने लगे। लाश धीरे धीरे हिलती रही। फिर ऐसा लगा जैसे वो उठने लगी। राम राम का स्वरघोष और भी तेज हो गया और उसी के साथ लाश जो है वो उठकर बैठ भी गया। भागो भागो चीखते हुए वो लोग भाग चले। लेकिन तेज हंसी का स्वर सुनकर पीछे मुड़े तो क्या देखते हैं कि कफन के भीतर से जोर जोर से हंसता हुआ राजू बाहर निकल रहा है। शाबाश बेटा, जी तो रहो, यही मर्दों का काम है। राजू के इन दुसाहसिक कार्यों का ठीक लेखा जोखा किसी के पास नहीं, परंतु ये सच है कि रॉबिन हुड जैसे चरित्र भी उसके सामने म्लान पड़ जाते हैं। उसका असीम साहस, उसका अजस्र दया माया की नींव पर ही खड़ा था। जो अभावग्रस्त थे उनका वो मित्र था, जो बदमाश थे उनके लिए वह साक्षात यम का रूप था। उसे मृत्यु का भय नहीं था, इसलिए उसकी बांसुरी और संन्यास वृत्ति दोनों चरम सीमा पर थी। कालांतर में कथा शिल्पी शरत ने बच्चों के लिए जो कहानियां लिखी उनके आधार ऐसी ही घटनाएं थी। यही घटनाएं उनकी बैठ की गल्पों में भी आई थी। उन्होंने लिखा है, राजू अधिक लिखा पढ़ा नहीं था परंतु उसमें अनंत गुण थे। उस उम्र में इस तरह के ऊंचे आदर्श वाला आदमी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। शरद भी कम दुसाहसी नहीं था। राजू के साचर से और भी निडर और दुर्दम हो उठा। उन दिनों भागलपुर में चोरी डकैती बहुत होती थी। सभी लोग सजग रहते थे और रात में हथियार लेकर सोते। उस समय राजू के एक भाई मणिन्द्र नाथ कॉलेज में पढ़ते थे। विश्वविद्यालय में परीक्षाएं हो रही थी। रात को देर देर तक जागकर पढ़ना पड़ता था। उनका कमरा गंगा तट पर वट वृक्ष के बिल्कुल पास था। आसपास का जो है कांस का जंगल था जिसमें भयंकर सांप और रीछ भरे पड़े थे। एक रात पढ़ते पढ़ते सहसा मणिनाथ ने खिड़की पर आहट सुनी। वो सजग हो उठे। तभी देखा जैसे मनुष्य का सिर उभर रहा है, जैसे वह अपने को छिपा रहा है। उन्होंने तुरंत बंदूक संभाली लेकिन वह दागने ही वाले थे कि किसी ने पुकारा, मड़ी मड़ी क्या करते हो, बंदूक मत चलाओ, ये मैं हूँ। मैं कौन? मैं शरद। काटो तो खून नहीं। हथप्रम मणि देखते रह गए। कई क्षण बाद बोले, हे भगवान, इतने सवेरे इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें डराने आया था। रात के 2 बजे थे। ना जहरीले सांपों की चिंता, ना भयानक रीछों का डर। दुस्साहस के क्षेत्र में शरद राजू का साथी था परंतु साहित्य के क्षेत्र में उसका राजदार अभी कोई नहीं था। हाँ, कुछ इस रहस्य के बारे में जानते बढ़ते उसके सिर पर लंबे लंबे बालों को देखकर वे कहा करते थे, उसने बाल इसलिए बढ़ाया कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के समान वो कवि बनना चाहता है। रविन्द्रनाथ तब तक कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे और साहित्य के क्षेत्र में किसी के पदार्पण करने का अर्थ था रविन्द्रनाथ बनना। बंकिम ग्रंथावली भी वो पढ़ चुका था। उपन्यास साहित्य में इसके बाद भी कुछ है या वो उस समय सोच भी नहीं सकता था। उसका पहला उपन्यास बासा या काकबासा पूरा हो चुका था और इसको केवल मामा सुरेंद्र नाथ ने उसे छिपे छिपे लिखते देखा था। घंटों पर घंटे ना जाने कहाँ से आकर कहाँ चले जाते पर उसका लिखना नहीं रुकता। लेकिन बाद में वह रचना उसे पसंद नहीं आई तो पिता की तरह उसने इसे भी फाड़ लिया और सोचा कि क्या ये रविन्द्रनाथ जैसी हो सकती है? नहीं हो सकती, तब व्यर्थ है। लिखूंगा तो रविन्द्रनाथ जैसा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। और एक दिन उसने जो है उसे फाड़ कर फेंक दिया। काशीनाथ भी अभी इस योग्य नहीं हुआ था। उसे वह लंबी कहानी का रूप दे रहा था। कोरेल ग्राम कहानी का आरंभ भी देवानंदपुर में हो चुका था लेकिन उसे उस रूप में वो कभी प्रकाशित नहीं हो सका। लिखने की इच्छा बराबर तीव्र हो रही थी। मन में भीतर ही भीतर एक प्रकार की कामना उभरती, इस दुनिया में जो विभिन्न प्रकार की चीजें देखते सुनते
उन्हें क्या कोई रूप दिया जा सकता है? आरंभ में वह यहाँ-वहाँ से चुरा कर लिखता था। अभिज्ञता ना होने के कारण कुछ अच्छा नहीं लिखा जाता था। लेकिन जैसे-जैसे जीवन की पाठशाला में नाना अभावों के कारण अभिज्ञता प्राप्त होती गई, वैसे-वैसे ही उसकी लेखनी में बल आता गया। कहानी गढ़कर सुनाने की उसकी जन्मजात प्रतिज्ञा निरंतर प्रगति कर रही थी। जिस समय दूसरे साथी फुटबॉल खेलते थे, तो वो छोटी आयु के बच्चों को घेर कर बैठता और कहानियाँ सुनाता। बेचारे बालक का पता नहीं वे कुछ समझते भी पर नहीं, लेकिन इस अदम्य साहसी और कथा विद्या विशारद से यही कहते, बहुत अच्छा लगा दादा, बहुत अच्छा। राजलक्ष्मी श्रीकांत के बारे में यही तो कहती है। इसमें आश्चर्य क्या है? आनंद अपने मन की बात दबाते दबाते और कहानियां गढ़कर सुनाते सुनाते इस विद्या में पूरी तरह महामहोपाध्याय हो गए। इन दुसाहसिक कार्यों और साहित्य सृजन के बीच प्रवेशिका परीक्षा का परिणाम कवि का निकल चुका था और सब बाधाओं के बावजूद वो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया था। अब उसे कॉलेज में प्रवेश करना था, परंतु सदा की तरह फीस देने का प्रश्न वही बाधा। जो व्यक्ति प्रवेशिका परीक्षा की फीस नहीं दे सकता, वह कॉलेज का खर्च कैसे उठाएगा? लेकिन माँ की कामना थी कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने, इसलिए उसने किस-किस के आगे हाथ नहीं जोड़े। अंत में छोटी रानी कुसुम कामनी ने शरद की रक्षा की। पति से परामर्श करके उसने उसे घर के छोटे बच्चों का ट्यूटर नियुक्त कर दिया। बदले में उसको कॉलेज की फीस और पुस्तकों का खर्चा चलाने लायक पैसे मिल जाते। मामाओं को पढ़ाने के बाद वह स्वयं पढ़ता था। आधी रात बीत जाती, सवेरे उठना उसे कभी प्रिय नहीं था। उस दिन कॉलेज के प्रथम वर्ष में विज्ञान की परीक्षा होने वाली थी। पहली रात को उसने अपने सब विद्यार्थियों को बुलाया और कहा, कल मेरी परीक्षा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज रात तुम मुझे परेशान मत करना। जो कुछ भी पूछना हो कल सवेरे पूछ लेना। विद्यार्थी चले गए और मोटी-मोटी विज्ञान की पुस्तकें लेकर पढ़ने बैठ गए। दरवाजे और खिड़कियाँ सब बंद कर ली। दूसरे दिन सवेरे विद्यार्थियों का दल नियत समय पर आ पहुंचा। देखा अभी तक लैंप जल रहा है और शरद दच्चित होकर पढ़ने में लगा है। उनके आने की आहट पाकर वह चौंका और नाराज होकर बोला, कितना मन किया था कि आज रात मुझे परेशान मत करना, कल मेरी परीक्षा है, मैं नहीं पढ़ा सकूंगा, लेकिन तुमने सुना नहीं। विद्यार्थी विस्मित चकित एक दूसरे को देखने लगे। किसी तरह एक मामा ने साहस करके कहा, वो तो कल रात की बात थी, अब तो सवेरा हो चुका है। शरद विभिन्न कालों और मुद्राओं में अगर देखें तो यहाँ पे जो है उनका अलग-अलग मुद्रा में यहाँ पे देखिए उनका चित्रांकन किया गया है कि कौन-कौन सी मुद्रा में जो है यहाँ पे शरद की तस्वीरों को दिखाया गया है। तो इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे डी.लिट की ढाका विश्वविद्यालय की उपाधि लेते समय ये उनका यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर है। पार्क नर्सिंग होम जहाँ अंतिम समय में शरद की चिकित्सा और उनका देहांत हुआ था। ये है देवानंदपुर में शरद चंद्र स्मृति मंदिर बनवाया गया है। और स्मृति स्तंभ श्रीकांत के सृष्टा चिरवात शरदचंद्र की पार्थिव देह को यहीं अग्नि को समर्पित किया गया था। ये उसका चित्रांकन है। अंतिम दिनों में पत्नी हिरणमयी देवी को लिखा एक पत्र, पते सहित, ये प्रेम पत्र नहीं है पर इसमें सब पत्नी के प्रति उनका गहरा प्रेम जो है प्रकट करता है। और यहाँ पे अगर देखें तो पत्नी के बार-बार अनुरोध करने पर मृत्यु से कुल 3.5 वर्ष पूर्व शरद बाबू ने कलकत्ता में अश्वनी दत्त रोड पर ये मकान बनवाया था। वे बीच-बीच में गाँव से आकर यहाँ रहते थे, तो ये उनका अपना घर था। और तन और मन के स्वास्थ्य को ठीक करने की चेष्टा में उन्होंने सामता में रूपनारायण नद के किनारे ये मकान बनवाया था। वह 12 वर्ष इसी में रहे थे। तो ये मकान जो है, इसके बाद यहाँ का ये देखिए सामता के मकान में सुरक्षित उनके उपयोग में आने वाली कुछ वस्तुएं यहाँ पे दिखाई गई हैं। ग्रामवासी, उनके कुछ ग्रामवासी का चरित्रहीन के रचना काल में उनका तस्वीर है ना। तो चरित्रहीन इनकी रचना बहुत ही अच्छी हमने पढ़ा। विराज बहू के रचना काल में उनका किस तरीके से है। और मजले भाई प्रभाष चंद्र जो संन्यास लेकर स्वामी बेदानंद कहलाए, तो ये उनके हैं भाई। और बाल्य सखा सुरेंद्र नाथ गांगुली मामा होकर भी जो अंतरंग मित्र बने रहे, तो यही हैं बाल्य सखा सुरेंद्र नाथ गांगुली, इनके मामा थे। एक और मामा है उपेंद्र नाथ गांगुली, विचित्रा के संपादक और प्रसिद्ध लेखक ये रहे। एक और बाल सखा और अंतरंग मित्र गिरीन्द्र नाथ गांगुली सुरेंद्र नाथ के छोटे भाई हैं। ये प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, उन्हीं के प्रयत्नों से ढाका विश्वविद्यालय ने शरद चंद्र को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि भी दी थी। भारतवर्ष के ख्यातनामा संपादक राय बहादुर जलधर सेन, तो ये उनका है। और सर आशुतोष मुखर्जी के पुत्र न्यायमूर्ति रमा प्रसाद मुखर्जी, जिनके कारण पथेर दाबी का लेखन और प्रकाशन हुआ था। पथेर दाबी भी इनकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है। कुमुदनी कांत कर रंगून के अंतरंग मित्र और सहकर्मी श्रीकांत की रचना प्रक्रिया के ये साक्षी रहे हैं। कुमुदनी कांत कर गुरु और शिष्य रविन्द्रनाथ ना होते तो शरदचंद्र भी ना होते, तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर और ये शिष्य हो गए। शरदचंद्र के परम शिष्य
जो थे वो दंपति नरेंद्र देव और सेसेर परिचय को पूरा करने वाले राधा रानी देवी अपनी पुत्री के साथ। भागलपुर के आदमपुर क्लब के सदस्य किशोर शरद बाई, यहाँ पे इसी क्लब में उन्होंने अपनी भावी जीवन की प्रवृत्तियों को पनपते देखा था। ये उनका तस्वीर है। तो यहाँ पे देखिए विष्णु प्रभाकर जी ने जहाँ से जो हो सका है वो सभी चीज़ों को यहाँ पे उनके दृश्यों को यहाँ पे जो है संजोया है। देवानंदपुर में शरद चंद्र का जो पैतृक भवन है जहाँ उन्होंने जन्म लिया था यही है वो। भागलपुर में नानावाड़ी का प्रवेश द्वार, बचपन से जीवन तक का क्रीड़ा स्थल उनका मकान। ये बरामदे की उस ओर उनके पढ़ने का कमरा इस तरीके से था। गंगा बहुत दूर चली गई परंतु बरगद का ये पेड़ शरद की स्मृति में डूबा वहीं भी खड़ा है। और पथेर दाबी की हस्तलिखित जो है पांडुलिपि श्री उमा प्रसाद मुखर्जी को सौंपते हुए शरद ने लिखा, ये तुम्हारे पास रहेगी, ऐसा होने पर निश्चिंत हो सकूंगा। हिंदी में हस्ताक्षर सुप्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर जब उनसे मिलने गए तब अपने लेटर हेड पर उन्होंने ये नाम लिखे थे। ये उनके अंतिम दर्शन। सामता में घर के बाजू में ही स्वामी वेदानंद बाईं ओर की समाधि और शरदचंद्र दाईं ओर, दोनों भाई पास पास। और शरद ने सहसा उठकर खिड़की खोली तो सुबह की सुनहरी धूप कमरे में फैल गई। पढ़ने की ऐसी धुन थी। तभी तो विज्ञान के प्रश्न पत्र के उत्तर देकर स्वयं अध्यापक महोदय चकित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं आ रहा था कि शरद ने उत्तर लिखे। सोचे कि अवश्य इसने पुस्तक से नकल की। उन्होंने शरद को बुलाया और फिर से नया प्रश्न पत्र बनाकर देते हुए कहा, इन प्रश्नों के उत्तर दो। इस बार जबानी ही उन प्रश्नों के उत्तर देकर उसने अध्यापक महोदय को चकित कर दिया। उसकी स्मरण शक्ति सचमुच असाधारण थी, परंतु धीरे धीरे राजू से उसका संपर्क बढ़ता जा रहा था। देखते देखते वही मुख्य हो गया और शेष गतिविधियां पृष्ठभूमि में चली गई। मछली चोरी और जरूरतमंदों की हेल्प वो अधिक रुचि लेने लगा। गाना बजाना सीखने का शौक इतना प्रबल हो उठा कि यात्रा थिएटर करते करते बहुत रीत बीत जाती। उसके बाद अनिशा में पढ़ने का प्रयत्न करता। ये सब देखकर माँ बहुत दुखी हुई, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अच्छे विद्यार्थी के रूप में उसने जो ख्याति अर्जित कर ली थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक इसी समय उसकी माँ की मृत्यु हो गई। घोर दरिद्रता में इस सरल प्राणासती माँ ने अपने स्वप्नदर्शी निठल्ले पति के परिवार को कैसे प्राण रक्षा की, इसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। एक संपन्न और भरे पूरे परिवार की कन्या होकर भी उन्होंने वधु के रूप में कभी सुखी नहीं पाया, बल्कि उनके सारा जीवन परिवार का पेट पालने के प्रयत्न में ही खप गया। एक भाग्यवादी हिंदू पतिव्रता की तरह एक एक करके उन्होंने सभी गहने बेच दिए और बार बार अपने पिता तथा चाचाओं से भीख मांगी, इसलिए कि उनका बड़ा बेटा शरद किसी योग्य बन सके। न जाने कितनी बार उन्होंने असीम स्नेह से भरकर कहा होगा, शरद मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ अपनी सारी शरारतों के बावजूद तू एक अच्छा लड़का है। तू मन लगाकर पढ़ता रह, मैं तेरी सहायता करूंगी। लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उनकी यह आशा भी छीड़ होने लगी। वह समय ही वृद्धा हो गई थी। आखिर चारों ओर से दुख और चिंताओं से घिरकर उन्होंने प्राणों का विसर्जन कर दिया। उनके जीवन में वे क्षण भी आए जब उनको उनका असंतोष उबल पड़ा। उन्होंने पति को भला बुरा कहा, लेकिन अधिकार तो वह अपने आत्मभूले निर्दय पति को एक हिंदू नारी की तरह प्यार ही करती रही। सुभद्रा भी तो यही करती थी, यानी जो सुभद्रा थी, सुभद्रा भी तो यही करती रही। स्वामी का सुख उसने एक दिन भी नहीं पाया, कम से कम उसे याद नहीं। उसी स्वामी को अन्न व्यंजन खिला देने में उसे कितना आनंद, कितनी तृप्ति मिलती, इसकी ठीक ठीक धारणा वो आप ही नहीं कर पाती। आनंद से उसकी आंखों के कोने में आंसू भर आते। भुवन मोहिनी यही प्रेम प्लावित आत्मा थी। सारा सरस साहित्य इसी प्रेम प्लावित आत्मा की मुक्त प्रवाह से आलोकित है। माँ शब्द में जो कोमलता, जो त्याग, जो वात्सल्य और जो महान दायित्व गर्भित है, उसी को मूर्त करने में उसने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी। लेकिन उसके वात्सल्य में एक विशेषता है, वो अपनी कोख के जाय के लिए एक ही प्रकट नहीं होती, बल्कि नारायणी, विश्वेश्वरी, हेमांगिनी, बिंदु आदि के समान उसके लिए भी अजस्र रूप से झरता है, जो संतान स्थानी होने पर भी अपनी संतान नहीं। भुवन मोहिनी अपने पिता के परिवार में जीवन भर यही करती रही और इसलिए अपनी सारी शरारतों के बावजूद शरद की, यानी शरद का अपनी माँ के प्रति असीम प्यार था। प्रवेशिका परीक्षा पास करने के बाद माँ ने कहा, मुझे तारकेश्वर जाना होगा, मैंने तेरे बाल चढ़ाने की मानता मानी थी। शरद ने बड़े चाव से लंबे लंबे बाल रखे थे। इन्हें कटवा देने की कल्पना मात्र से वो कांप उठा। कैसे सख्त हो जाएगी उसकी, बिना बालों के ना वो बाल नहीं कटवा सकेगा, इतना आस्तिक नहीं है वह। माँ बोली, ना कटवा, मैं कुछ और व्यवस्था कर लूंगी। क्या कर लोगी? नायन को बुलाकर अपने बाल कटवा लूंगी और भेज दूंगी। बिना एक शब्द बोले शरद उसी रात तारकेश्वर के लिए रवाना हो गया। यदि मोतीलाल को भुवन मोहिनी जैसी संगनी और सधर्मिणी ना मिली होती तो वो बहुत दिन ना जी पाते। सुरेंद्रनाथ ने लिखा है, दोपहर बीत चुकी है, शरद ऋतु की धूप और भी मंद पड़ गई। धागे के सहारे किसी तरह आंखों पर चश्मा चढ़ाए मोतीलाल पुस्तक पढ़ने में व्यस्त है। न जाने कब से यह क्रम चलता रहा। भुवन मोहिनी तब अपने मन से गुड़गुड़ी तैयार करके ला देती। मोतीलाल कृतज्ञता से गदगद हो
गदगद हो पूछते, तुम्हें कैसे पता लग गया कि मेरा मन तंबाकू पीने को हो रहा है? भुवन मोहिनी अर्धउन्मीलित नैनों में आदर भरकर पति को देखते हुए कहती, कैसे पता लग जाता है कि यह मैं स्वयं नहीं जानती। मोतीलाल उत्साहित होकर बोल उठते, अजी एक दीवा तो ला दो। मोहिनी उत्तर देती, सारा सारा दिन सिर गड़ाए पड़ते रहते हो, जाओ घूम आओ। और फिर इच्छा ना होने पर मोतीलाल तब घूमने निकल पड़ते। घर में शरद के अतिरिक्त दो छोटे भाई प्रभास और प्रकाश तथा एक छोटी बहन सुशीला उर्फ मुनिया थी। इसी बहन की प्रसूति में माँ ने प्राण दिए थे। सुशीला जो थी उनकी बहन, और बड़ी बहन अनिला, यानी बड़ी बहन अनिला थी, सुशीला छोटी थी। पत्नी के मरने पर छोटे बच्चों को लेकर मोतीलाल सचमुच अपंग हो गए। अनेक कारणों से ससुराल में रहना भी असंभव था। कथा शिल्पी ने देवदास में लिखा है, अपने मामा के यहाँ रहना उसने बहुत दिनों से छोड़ दिया है। वहाँ उसका किसी तरह से सुविधा नहीं बैठता। मोतीलाल अब खंजरपुर मोहल्ले में अलग मकान लेकर रहने लगे। अलग तो वह ससुराल में रहकर भी रहते थे, लेकिन अब वो उनसे दूर चले गए। लेकिन जो अब तक अर्जुन की विद्या में शून्य थे, वो परिवार का पालन कैसे करते, इसलिए वह बिकट समस्या उन्हें हताश कर दी। भुवन मोहिनी की मृत्यु ने मोतीलाल को ही नहीं तोड़ा, शरद के संसार को भी भंग कर दिया। माँ, यदि और कुछ जीती रहती तो मेरा जीवन बहुत सुंदर हो सकता था। मैं यत्किंचित जो कुछ लिख पढ़ सका वो उन्हीं के आग्रह और चेष्टा का फल था। उन्हीं अकाल मृत्यु ने मेरा सारा संसार ही भंग कर दिया। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है बहुत ही एक तरीके से ये अकेले पड़ गए। तो उन्होंने अपने बारे में यही बताया कि अगर वो होती तो शायद जैसे ये स्थिति होती इससे अच्छी होती। जिस समय शरदचंद्र का जन्म हुआ कि वह चौमुखी जागृति और प्रगति का काल था। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम की असफलता और सरकार के तीव्र दमन के कारण कुछ दिन शिथिलता अवश्य दिखाई दी थी, परंतु वह तूफान से पूर्व की शांति जैसी थी। शीघ्र ही क्रांति का स्वर फिर फूटने लगा। साहित्य में ईश्वर की सबसे पहली अभिव्यक्ति हुई बंकिम चंद्र के आनंद मठ में। अब आनंद मठ जो लिखा गया था, ये इसी उपन्यास ने आधुनिक बंगाल को जन्म दिया। आनंद मठ ने, जो कालांतर में सारे देश की प्रेरणा बना। लेकिन तुरंत इस असफलता का परिणाम ये भी हुआ कि लोगों का ध्यान राजनीतिक उथल पुथल से हटकर सामाजिक क्रांति की ओर उन्मुख हुआ। सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति सफल नहीं हो सकती, ये सत्य जैसे अब स्पष्ट हो गया। इसलिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सारा देश सामाजिक क्रांति की पुकार से गूंज उठा और शीघ्र ही उसके रंगमंच पर उस क्रांति के अनेकानेक मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्तराधिकारी प्रकट होने लगे। एक के बाद एक इन उत्तराधिकारियों ने मानसिक स्वाधीनता का जो बीज बोया, उसे देश की चेतना को जैसे मार्ग मिल गया, वह नाना रूपों में अपना अस्तित्व सिद्ध करने लगी। इस क्षेत्र में भी बंगाल सबसे आगे रहा। राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता के जनक माने जाते, परंतु सबसे पहले उनकी दृष्टि धर्म की ओर ही आकृष्ट हुई। इसका कारण खोज लेना कठिन नहीं। उन दिनों देश में पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति शासकों के कारण उतनी नहीं फैली जितनी पादरियों के कारण। बंगाल इन पादरियों का प्रधान केंद्र बना रहा। आरंभ में इनका स्वागत नहीं हुआ, यानी शुरुआत में जब ये पादरी लोग आए इनका स्वागत नहीं हुआ, परंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इनके कारण ही देश में, विशेषकर बंगाल में, सामाजिक चेतना का उत्थान और विकास हुआ। ये चेतना पैदा करना उनका ध्येय नहीं था, परंतु अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें शिक्षा और सुधार का काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अपने धर्म की श्रेष्ठता दिखाने के लिए वे हिंदू धर्म की कुरीतियों का प्रदर्शन करते थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भी समझदार लोगों के मन में चेतना जागी और अनायास ही वे अपने धर्म में सुधार करने का प्रयास करने लगे। उस समय धर्म ही व्यक्ति और समाज का मूल आधार था। उसके बिना समाज सुधार की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। इसलिए राजा राम मोहन राय ने अपने धर्म संस्कार की ओर ध्यान दिया। उन्होंने निराकार ब्रह्म की साधना, एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद को हिंदू धर्म का शुद्ध रूप प्रमाणित करने की चेष्टा की, और इसी उद्देश्य से उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। इस सभा में धर्म चर्चा के अलावा जाति भेद समस्या, सहमरण, कुलीन प्रथा, सहभोज, निषिद्ध खाद्य समस्या, बाल विधवा, बहुविवाह और सती प्रथा आदि सामाजिक कुप्रथाओं पर भी विचार किया जाता रहा। यही समाज सुधार का श्री गणेश था, जो बाद में सारे भारत में व्याप्त हो गया और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा थियोसोफिकल आदि संस्थाओं के रूप में प्रकट हुआ। स्वामी विवेकानंद की, गुरु रामकृष्ण परमहंस की जीवन दृष्टि सहित ये सब इस काल के महाप्रयाण थे। शरद का जन्म राजा राम मोहन राय की मृत्यु के 43 वर्ष बाद हुआ था। यानी शरद का जो है जन्म राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद, इनकी उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद 43 साल बाद हुआ था। और जब वो दिशाहारा होकर मार्ग की खोज में भटक रहे थे, तो उनकी साहित्य साधना प्रेम की पीड़ा के भीतर से उन्मुख हो रही थी। तब दूसरे अधिकांश सुधारक भी स्वर्गवासी हो चुके थे, परंतु उनकी जलाई हुई बौद्धिक स्वातंत्र, देश प्रेम और समाज सुधार की ज्योति प्रकट रूप में प्रदीप्त हो रही थी, यानी जल रही थी। इसी महामंथन का प्रभाव जीवन के सभी अंगों पर पड़ रहा था। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भारतीय नारी के कष्टों को दूर करने के लिए संभवतः सबसे पहले कोई ठोस कदम उठाया। इस क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा कार्य था विधवा विवाह का समर्थन।
बहुविवाह और कुलीन प्रथा पर भी उन्होंने प्रहार किया, परंतु विचार उत्तेजना के अतिरिक्त इसका कोई प्रमाण नहीं निकला, यानी कोई परिणाम नहीं निकला, और बल्कि कुछ देर तक प्रतिक्रिया ही प्रबल होती रही। परंतु फिर ब्रह्म समाज की स्त्री शिक्षा और स्त्री स्वातंत्र्य पर जोर देने के कारण सामाजिक कुप्रथाएं आपसे आप खंडित होने लगी। इसी आंदोलन के फलस्वरूप सिविल मैरिज कानून बना और नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकृति मिली। बंगाल में नई चेतना को जन्म देने में हिंदू कॉलेज का भी प्रमुख हाथ रहा है। यद्यपि उसकी स्थापना शरद के जन्म के 60 वर्ष पूर्व हो गया था। यानी हिंदू कॉलेज जो है, ये बंगाल में जो नई चेतना में हिंदू कॉलेज का योगदान था, तो ये शरद के जन्म से 60 वर्ष पहले ही जो है हिंदू कॉलेज स्थापित हो गया था। परंतु कालांतर में ये बांग्ला में पाश्चात्य विद्या और शिक्षा का प्रधान केंद्र रहा। इस कॉलेज के शिक्षक हेनरी डिरोजियो ने बड़ी निर्भीकता से विद्यार्थियों का परिचय बेकन, रूसो और टॉमन पेन जैसे नवयुग के मनीषियों से कराया और एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना करके दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर आलोचना शुरू किया। इस संस्था के जो प्राण थे वही यंग बंगाल के नाम से प्रसिद्ध हुए और प्राचीन पंथियों के लिए आतंक बन गए। ये कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि न्यूयॉर्क में जहाँ स्वतंत्र चिंतन और प्रगति की ज्योति प्रज्वलित हुई, वहाँ पश्चिम के कुसंस्कार भी उन्होंने ग्रहण कर लिए। कुछ लोग ईसाई भी हो गए। ये नवयुवक इतने जोशीले थे कि इन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दिया। ऐसा करके वे अपने माता-पिता पर ये प्रकट करना चाहते थे कि वे प्रगतिशील हैं और उनसे भिन्न हैं। शराब पीने की ये प्रवृत्ति बहुत देर तक प्रगति का लक्षण समझी जाती रही। तन से भारतीय किंतु मन से अंग्रेज इन व्यक्तियों के प्रति असंतोष भी कम नहीं था। उस समय के एक समाचार पत्र के संपादक ने लिखा था कि हिंदू कॉलेज में एक नए ढंग के मनुष्य की नींव नहीं रखी जा रही है। हिंदू कॉलेज से समाज की धार्मिक भावनाओं को जैसी गहरी ठोस पहुंची है, क्या उसकी शतांश भी मिशनरियों के आंदोलनों से पहुंची है? इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भी भारत में नवोत्थान की लहर उठी। इसे पुनर्जागरणवाद कहना सत्य के साथ अन्याय होगा। वास्तव में यह सत्यों का पुनर्जन्म था। ये क्रांति नए युग की सूचक थी और बंगाल था उसमें अग्रणी। एक तो कलकत्ता अंग्रेजी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। दूसरे, बंगालियों में भावुक प्रवृत्ति के कारण बड़े प्रभावशाली भाषणकर्ता और लेखक बनने की क्षमता थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माइकल मधुसूदन और कुमारी तोरू दत्त आदि कुछ नाम इस क्षेत्र में पर्याप्त होंगे। लेकिन ये आंदोलन जनता के मन के भीतर से होकर प्रकट नहीं हुए थे, इसलिए व्यवहारिक रूप से समाज का एक छोटा सा भाग ही इनसे आंदोलित हुआ और शेष पुरानी रूढ़ियों से चिपका रहा। जो व्यक्ति सुधारक दल में शामिल हुए उन्हें पुरातन पंथी ने जाति बहिष्कृत करके अपमानित और लांछित कर दिया। बिहार में सुधार का ये स्वर बहुत बाद में प्रकट हुआ, यानी जो बंगाल में शुरू हुआ था, ये बिहार में सुधार का ये जो स्वर था ये बहुत बाद में हुआ। वहाँ के प्रवासी बंगालियों के बहुत ही अल्पसंख्यक भाग ने इन आंदोलनों में रुचि ली। उन बंगाली भद्र लोगों की लड़कियों को पढ़ने के लिए पाठशाला में जाते देखकर बिहारी लोग बहुत क्रुद्ध होते थे। कहते थे ये बंगाली लड़कियां बंगालियों की कोई जाति नहीं, मांस मछली खाते, लड़कियों को बाहर भेजते हैं। स्वयं बंग समाज में सुधार को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। वह अंधविश्वास, कुसंस्कारों से पूर्णतः गिरे होते। विधवा विवाह, जाति प्रचार और कुलीनता, धर्म, आडंबर के विषयों में लोगों की भावनाएं एक अत्यंत संकीर्ण दायरे में थी। अब जब ऐसा पूरा एक दायरे में सीमित था, तो प्रभुपाद श्री हरिदास गोस्वामी, इनके शब्दों में, जिस परिवार में विधवा नहीं होती उस परिवार में सदाचार से देव सेवा आदि कार्य संपन्न होना दुष्कर कार्य है। इसके लिए गृहस्थ आश्रम में विधवा की आवश्यकता है। यह श्री भगवान की अपूर्व सृष्टि तथा विशिष्ट दान है। ये बात सहज ही समझ में नहीं आती, इसलिए नवजागरण के विश्वासी व्यक्तियों को बुरी दृष्टि से देखा जाता था। पद पद पर नारियों को अपमानित होना पड़ता था। वे घर के एक कोठे में दुबकी बैठी रहती। पुरुष की छाया के स्पर्श माँ से वो कलंकनी हो जाती। दूसरी ओर कुलीनता उनके जीवन का अभिशाप हो गया था। अनेक कार्डों से जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता था, कुलीन रसोइये कुछ रुपए के बदले पाटे पर बैठकर उनको पार कर देते थे। मांग में सिंदूर भरे हुए साधुआएं फिर सारा जीवन पति की न समाप्त होने वाली प्रतीक्षा में बिता देती थी। एक ओर संस्कार के आतंक और दूसरी ओर धन के ठेकेदारों की भी साधारण जनता भ्रांत हो रही थी। समुद्र यात्रा करना पाप था, छोटे भाई की पत्नी से बात करना पाप था, नाच गाना, नाटक, क्लब, पार्टी सब कुछ पाप था। भागलपुर के प्रवासी बंगाली बिहार के मुंगेर आदि अन्य नगरों की बंगालियों की अपेक्षा और भी अधिक कट्टर थे और इस दल के नेता थे शरद के नाना केदारनाथ गांगोपाध्याय। शास्त्र सम्मत आचार विचार उन्हें बहुत प्रिय थे। उसका वे कठोरता से पालन करते कराते, परंतु अंग्रेजी शिक्षा के कारण स्वाधीन चिंतन का आरंभ हो चुका था। प्राचीन आचार संहिता प्रभावहीन होता जा रहा था, लेकिन नई जो नई रूप देखने को मिला था, इसलिए अराजकता इस वातावरण में बंगाली समाज दो दलों में बट गया था। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो है तब भी अगर देखें तो समाज जो है अपने आप में एक तरीके से एक ही उसमें नहीं था, दो धड़ों में समाज बट चुका था। सर जब दूसरी बार भागलपुर लौटा
तो यह दलबंदी चरम सीमा पर उसको देखने को मिली। कट्टरपंथी लोगों के विरोध में जो दल सामने आया उसके नेता थे राजा शिवचंद बंदोपाध्याय। यानी जो कट्टर के उसमें थे नेता, वो थे राजा शिवचंद बंदोपाध्याय करके बहादुर। और दरिद्र घर में जन्म लेकर भी उन्होंने तीक्ष्ण बुद्धि, यानी शिवचंद्र जो थे वो दलित घर में भी जन्म लेकर उन्होंने तीक्ष्ण बुद्धि और अधिक व्यवसाय के बल में थोड़े ही दिन में उच्च पद प्राप्त कर लिया था। कानून के क्षेत्र में वो अप्रतिम थे। 15-20 वर्ष की अवधि में ही उन्होंने न केवल प्रचुर धन ही अर्जित किया बल्कि सरकार से राजा की उपाधि भी ले ली थी। उनकी पिटन के साथ साथ तलवार लिए और घुड़सवार सिपाही चला करते, प्रत्येक शुभ अनुष्ठान में उनका योगदान रहता। उदार व्यक्ति थे। कहते एक बार उन्हें उन्माद रोग हो गया। इसी कारण वह स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप गए, लेकिन वापस लौटने पर बंगाली समाज ने उन्हें जाति बहिष्कृत कर दिया। बात यहाँ तक बिगड़ गई कि यदि किसी घर में वे आमंत्रित होते तो दूसरे अतिथि आतिथ्य छोड़ देते। अब ऐसे बहिष्कार आंदोलन के मुखियाओं में शरद के नाना केदारनाथ भी थे। इनका आरोप था कि विदेश जाकर राजा साहब ने अपने ब्राह्मणत्व का विसर्जन कर दिया। आरंभ में राजा शिवचंद्र ने भी समाज की अवहेलना करना नहीं चाहते थे। किसी न किसी रूप में प्रायश्चित करने को वो तैयार थे, परंतु नाना कारणों से उन्हें सफलता नहीं मिली। तब वो हिंदू समाज की संकीर्णता और अविचार के विरुद्ध दृढ़ संकल्प हो उठे। दोनों दलों में ईर्ष्या द्वेष की तीव्र अग्नि भड़की। ये अग्नि इतनी प्रबल थी कि एक समय तो सारा समाज जर्जर होता। गांगोपाध्याय परिवार के पास ही बंदोपाध्याय परिवार का घर था। दो पड़ोसियों में इस प्रकार मतभेद होने पर समाज में तीव्र हलचल थी। कुछ लोग केदारनाथ के पास जाकर अड्डा जमाते और हिंदू धर्म की बात करते, तो कुछ लोग उनके पास अड्डा जमाते। अब गांगुली परिवार के किशोर और तरुणों को उस घर में जाना एकदम मना था, लेकिन समय समय पर इस निषेध की अवज्ञा होती रहती थी। उस घर के कर्ता लोग भी इतने कठोर नहीं थे। इस घर के व्यक्तियों के वहां जाने पर उनकी अवहेलना करते, उल्टे आदर ही करते थे। वे बच्चों को पतंग उड़ाने का शौक पूरा करने के लिए बाजार से पतंग लाते, तंबाकू, चुरुट पीने की जो भी चीजें होती लाते, वो अपराध हंसी में ही उड़ा दिया जाता। पिकनिक पार्टी खूब जमती, सपेरे सांप खिलाते, जितनी भी चीजें मतलब कि एक तरीके से मदारी बंदर भालू नाच दिखाना, कठपुतली वाले कठपुतलियों का नाच दिखाना। संध्या होती यात्रा दल का साथ संगीत, पड़ोस के बच्चों का मन विचलित करने के लिए। शासन के लौह पिंजर में बद्ध गांगुली परिवार के सारे जो किशोर थे, इस आनंद मेले के प्रति कैसी लोलुप दृष्टि रखते थे, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं। इस यात्रा दल का नाम था नव हुल्लोड़। इस शब्द का अर्थ करना मतलब शब्द का वो लगाना कि क्या मतलब है, तो ये करना कठिन है पर समझना सरल है। नव हुल्लोड़ में कोई बेहाला सीखता था तो कोई तबले पर थाप देना, कहीं बांसुरी की मादक ध्वनि तो कहीं निपलों की छन छन। तो ये सब चीजें चलती थी। ताम्रकूटम महाद्रव्यम स्वच्छाया पियते टाने टाने महाफिलम। दूसरे मादक द्रव्य पर कोई भी रोक नहीं था। वृद्ध युवा बालक किसी का प्रवेश वर्जित नहीं था। शरद का शिल्पी मन बहुत दिन तक इस मौन मधुर आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सका। चोरी छिपे उसने वहां जाना शुरू कर दिया था, और जब जान पहचान हो गई तब प्रकट रूप में जाने लगा। गांगुली परिवार का शासन उसे किसी भी तरह बांध नहीं रखा। उल्लंघन करने में उसे मजा आता था। बांसुरी, बेहाला, हारमोनियम, तबला, ये सब उसे बजाना अच्छा लगता था। चरित्रहीन का सतीश भी तो इन विद्याओं में दक्ष था। इसके अतिरिक्त कंठ उसका मधुर था ही, इसलिए शीघ्र ही वह दल का प्रधान पंडा बन गया। राजू उस दल का दाहिना हाथ था। जिस काम में वो हाथ डालता उसमें चरम दक्षता प्राप्त किए बिना वो पीछे नहीं हटा। शरद को यात्रा दल का शौक बचपन से ही था, परंतु वह उसे संपूर्ण रूप से पागल न कर सका, क्योंकि उसका आनंद स्थूल था। उसमें सूक्ष्म रसबोध का अभाव था। यूं यात्रा करना हंसी खेल नहीं, निरंतर 10-12 घंटे मजदूर की तरह परिश्रम करने पर कहीं खेल जमता। निर्विकार भाव से इस प्रकार खटना सरल काम नहीं है। यही नशे की आवश्यकता होती है। पैसा ना हो तो शराब के अभाव में गांजा और भांग की जुगाड़ ही हो जाता। जैसे जैसे नई सुविधा का प्रसार होता गया, लोगों के मन में उधर से हटता गया, और इस प्रकार भागलपुर के बंगाली समाज में थिएटर का उदय हुआ। लोग थिएटर देखना बहुत पसंद करने लगे। अच्छा बुरा कैसा भी नाटक हो, दर्शक की खूब भीड़ जमती, लेकिन उनके बच्चे उसमें भाग ले ये वे चाहते नहीं थे। एक दिन इसी तरह अभिनय चल रहा था। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। एक युवक स्त्री की भूमिका में मधुर संगीत से श्रोताओं को मुग्ध कर वार्तालाप शुरू करने ही वाला था कि उसका पिता दर्शकों की भीड़ में से गर्जन तर्जन करता हुआ मंच पर आ पहुंचा। प्रचंड धमाके कार बड़े परिश्रम और कोशिश से तैयार की गई फुट लाइट की मोमबत्ती न जाने कहाँ जा गिरी। कालीन में आग लग गई। मंच पर प्रज्वलित इस अग्निकांड में दर्शकों ने देखा कि पिता पुत्र पर निर्मम प्रहार कर रहे हैं। उस रात सब कुछ भंग करने के अलावा हो ही क्या सकता था। ये आर्य थिएटर वयस्कों का था। राजू शरद के दल को ये संतुष्ट नहीं कर सका। उनके प्रयत्नों से एक नए थिएटर का जन्म हुआ। इसमें जो पहला नाटक उन्होंने खेला वो नाटक था बंकिम चंद्र जी का मृणालिनी। इसमें मृणालिनी का अभिनय स्वयं शरद ने किया था। यद्यपि इस विद्या में भी राजू उसका गुरु था, फिर भी शरद का अभिनय देखकर सभी दर्शक मुग्ध हो उठे, लेकिन गुरुजनों के प्रबल विरोध के कारण इसे बंद कर देना पड़ा, और कई वर्ष बाद आदमपुर क्लब की एक प्रवृत्ति के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ। राजा शिवचंद का बेटा कुमार सतीश चंद
इस दल का प्राण था। संगीत और नाटक में उसकी रुचि असाधारण थी। उसके संगी साथी उसके उत्साही सदस्य थे। अपने दल को पुष्ट करने के लिए वे समय-समय पर कलकत्ता जाते और वहाँ नाटक देखते थे। फिर लौटकर अपनी कला में सुधार करते। कुमार सतीश के पुत्र के अन्नप्राशन उत्सव पे यानी अन्नप्राशन उत्सव था, उसके अवसर पे कलकत्ता के सुप्रसिद्ध मिनर्वा थिएटर के अभिनेता भागलपुर पधारे थे और राजबाड़ी में बड़ी धूमधाम के साथ उन्होंने अली बाबा नाटक खेला था। शरत ने इसमें मुस्तफा का पाठ किया था और इस निपुणता से उसे निभाया था कि दर्शकों में से एक आदमी भी उसे पहचान न सका था। इस प्रकार विरोध की ये जड़ें गहरी होती जा रही थी। हर क्षेत्र में प्रतियोगिता चलती थी। साधारणतया मृत्यु के अवसर पर सभी वैर विरोध शांत हो जाते, परंतु यहाँ वो स्थिति भी नहीं रहती। इसी समय राजा शिवचंद के नाते के साले और बंगला स्कूल के अध्यापक कांतिचंद की मृत्यु हो गई। प्रतिशोध का इतना बड़ा अवसर कि कट्टरपंथी लोग कैसे जाने थे, तो उन्होंने शव यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया। आखिर आदमपुर क्लब के सदस्यों ने ये क्रिया संपन्न किया। उन सबको जातिच्युत कर दिया गया। नगर में ऐसा हाहाकार मचा कि घर घर में दलादली हो गई। जो दुर्बल थे उन्हें सिर मुड़वा कर प्रायश्चित कर लिया, परंतु शरद के पिता इस बारे में उदासीन थे, इसलिए उस समय तो वो सच बच गए, परंतु आगे चलकर उसे बड़ी लांछना सहनी पड़ी। गांगुली परिवार में प्रतिवर्ष बड़े समारोह के साथ जगतदात्री पूजा होता था। सभी प्रवासी बंगाली उसमें योग देते, लेकिन जब से दलादली ने उग्र रूप धारण किया, तब से राजा शिवचंद के दल का निमंत्रण ही बंद हो गया। शरद को लोग जिस प्रकार आनंद उत्सव में बुलाते, आपद विपद में भी वैसे ही पुकार होती। रात रात जाकर रोगियों की सेवा करना, समय असमय में शमशान जाकर दाह संस्कार करना, विवाह पूजा आदि में आगंतुकों की सेवा करना, इन सब कामों में वो पटु था। गली में बारोयारी पूजा में और नाना के घर जगतदात्री की पूजा के अवसर पर खिलाने पिलाने का भार उसी पर था, किंतु इस बार उसे निमंत्रित नहीं किया गया। उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, इसलिए अपने मन से वह वहां जाकर काम करने लगा। ब्राह्मण भोजन चल रहा था। खाना परोसते सभी लोग चारों ओर घूम रहे थे कि दलपति गर्जन तर्जन कर उठे। मंझले नाने महेंद्रनाथ दौड़े दौड़े आए, पूछा, क्या हुआ दादा? दलपति चीख उठे, क्या और हुआ? इस सरता यानी शरद को बोलते, इस सरता हरामजादे ने कांति का दाह संस्कार किया था, हमारी जान लेने आया है पाजी। सभी हाय हाय करते हुए खड़े हो गए। महेंद्रनाथ ने शरद से कहा, शरद तुम्हारा परोक्षण नहीं चलेगा। राग और अभिमान से शरद की आंखों से पानी बहने लगे। हाथ का कर्तन धरती पर रखकर वह चला गया। वह इतना मर्माहत हुआ कि कई दिन तक घर भी नहीं आया, जाने कहाँ कहाँ घूमता रहा। तो एक ऐसी विचित्र स्थिति थी उस समय, और उसी में वही है कि यहाँ पे शरद की जो संवेदनशीलता थी, जो लेखक की दृष्टि थी, वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। अब उस वर्ष वह परीक्षा में भी नहीं बैठ सका था। जो विद्यार्थी टेस्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे, उन्हीं को अनुमति होती थी। इस परीक्षा के अवसर पर एक अप्रीतिकर घटना ये हो गई, जैसे उसके साथ सदा होता है, इस घटना के भी नाना रूप प्रचलित हो गए या उसमें स्वयं जो है प्रचलित कर दिए गए। उन्हीं में एक यह था कि विज्ञान में बहुत चतुर था। आधे समय में ही वो पर्चा कर लेता, उसके बाद साथियों की सहायता करने में सहायता कर देता। एक कमरे में बैठकर प्रश्नों का उत्तर लिखता और दरबान के हाथ साथियों के पास भेज देता। पानी पिलाने तथा दूसरे कामों के बहाने दरबान बार बार जाकर आता। ये जो देखकर निरीक्षक को संदेह हुआ, वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा और शरद बैठा उत्तर लिख रहा था। अब कुछ छिपा ना रह सका। निरीक्षक उसे प्रिंसिपल के पास ले गए। सब कुछ सुनकर प्रिंसिपल ने निश्चय किया कि वे शरद को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देंगे। इस अपराध का दंड इससे कम नहीं हो सकता। इसलिए जब परीक्षा फल निकला तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की सूची में उसका नाम नहीं था। जैसा कि उसका स्वभाव था, उसने कुछ नहीं किया। फिर भी क्या फिर भी क्या कर सकता था? अपराधी था ही, लेकिन चूंकि वह पढ़ने में चतुर था, इसलिए स्वयं अध्यापकों ने उसकी ओर से प्रिंसिपल से प्रार्थना की कि वो उसे क्षमा कर दे। वे स्वयं अपने निर्णय पर दुखी थे। उन्हें भी लग रहा था कि दंड कुछ ज्यादा हो गया, इसलिए वो उसे क्षमा करने को तैयार हो गए। परीक्षा की फीस जमा कराने के एक दिन पहले उन्होंने शरद को बुलाया और कहा, कल आकर फीस जमा करा जाओ। लेकिन एक दिन में फीस का प्रबंधन हो करे कैसे? माँ की मृत्यु हो चुकी थी और पिता थे आयावर। पैसा पैदा करना वे नहीं जानते थे। उधर सगे मामा अत्यंत निर्धन थे। रिश्तों के मामा भी फीस दे सकते हैं, लेकिन ना देने पर उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। वह उनकी सगी बहन का पुत्र नहीं था, और फिर वह इन लोगों के विरोध में राजा शिवचंद का पक्ष लेता था। तत्कालीन मानदंड के अनुसार उसका चरित्र भी ऐसा नहीं था जिसे अच्छा कहा जा सके, इसलिए मामाओं के परिवार में उसकी जरा भी साख नहीं थी। इस प्रकार पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई समाप्त हो गई। नाटक, थिएटर, गाना बजाना के और साहित्य सृजन, उन्हीं में उसका मन रमने लगा। राजू के साथ उसके अभियान और भी जोरों के साथ चलने लगे। वेश्या कहाँ जाना भी वर्जित नहीं था। उस समय कालीदासी नाम की एक नर्तकी मंसूरगंज में रहती थी। उसके पास बहुत पैसा था। अपना 2 मंजिला मकान था, लेकिन मन था उसका धर्म में। कीर्तन करती थी, कंठ उसका बहुत मधुर था। उसी माधुर्य के लोभ में राजू अक्सर वहां जाता था। शरद के कॉलेज जाने का मार्ग भी उधर से ही था, इसलिए वहां उसे भी नहीं छोड़ता था ले जाना। सुना जाता है कालिदासी इन दोनों से स्नेह करती थी। आज ये मीमांसा करना व्यर्थ है
कि 19 वर्षीय शरत ने नर्तकी कालिदासी के संपर्क में आकर वर्जित फल का स्वाद लिया था या नहीं, परंतु इतना सत्य है कि कंठ के माधुर्य और वाक्पटुता के कारण नारियों का उसके प्रति विशेष आकर्षण रहा। तथाकथित कुकर्मों के कारण कुलीनों के समाज में उसकी मर्यादा घटती गई, इसलिए अकुलीनों में ही उसे शरण लेनी पड़ी। वहीं पर उसने मनुष्य की खोज की और जाना कि मनुष्यत्व सतीत्व से भी बड़ा होता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही यहाँ पे। इन दिनों चोरी-चोरी देवदास का सृजन चल रहा था। यद्यपि प्रौढ़ावस्था में प्रसिद्ध लेखक शरतचंद्र ने इस रचना की निंदा की है, बार-बार कहा है वो अच्छा नहीं है, अश्लील है और भी बहुत कुछ। बचपन की मेरी इस रचना को मत छापो, लेकिन उस समय निश्चय ही उसने अपने प्रेम के दर्द को देवदास के माध्यम से स्वर देने का प्रयास किया था। अतिशय भावुकता के बावजूद ये रचना शरत के अपने असफल पर उत्कट प्रेम की आत्मस्वीकृति ही है। उसके सभी चरित्रों का वास्तविक आधार है, जो उसे बहुत अधिक प्यार करती थी। स्कूल की यह साथी धीरू देवदास में पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। धर्मदास के चरित्र का आधार जो धर्मदास है धर्मदास के चरित्र का आधार बना नाना के घर का सेवक मुशाई और चंद्रमुखी का उपादान जुटाया एक नर्तकी ने। स्वयं शरतचंद्र ने नर्तकी के इस आभार को स्वीकार किया है। बड़े होकर वह कहानी उसने कई बार कई मित्रों को कई रूपों में सुनाई, परंतु अपने परम भक्त प्रसिद्ध संगीतज्ञ दिलीप कुमार राय से उसने यही कहा था कि यह उसकी व्यक्तिगत अभिज्ञता है। वह स्वयं अपने मित्र के साथ गाना सुनने के लिए वहां गया था। वह मित्र जमींदार के यहाँ काम करता था। उस दिन उसके पास कई हजार रुपए थे। खूब नाच गाना हुआ, शराब का दौर भी चला। धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती गई और उसी के साथ खोता गया उसका चेतन। मित्र बार बार जेब से रुपए निकालता रहा और पुकार उठता, और नाचो और शराब लाओ। उस पर खूब रंग चढ़ रहा था। अंततः वो बेहोश हो गया। शरद भी होश में नहीं रहा। दूसरे दिन सवेरे मित्र की चीख पुकार सुनकर उनकी आंखें खुली। मित्र पुकार रहा था, हाय हाय मैं तो लूट गया, मेरा सर्वनाश हो गया। शरद ने पूछा, क्या हुआ, इस तरह क्यों चीख रहे हो? तो मित्र बोला, मेरे पास 3,000 रुपए थे, वे नहीं मिल रहे। तूने तो नहीं छिपाए? शरद ने उत्तर दिया, मैं क्यों छिपाऊंगा, मैं भी तो तभी से बेहोश हूँ, तेरी चीख पुकार सुनकर ही तो उठा हूँ। मित्र की आंखों में आंसू आ गए। बोला, सर्वनाश हो गया, यह तो जमींदार का रुपया था, उसे रुपए नहीं मिला तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, जेल भी जाना होगा। सोचा था 200-300 रुपए खर्च हो जाएंगे, कोई बात नहीं चुका दूंगा, पर इतने रुपए कौन देगा मुझे इस समय? और वो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन रोने से क्या होता है? शरद के कहने पर उसने इधर उधर की खोजी, लेकिन कहीं नहीं मिला उसको रुपया, वहां पे नहीं मिला। तो नर्तकी थी क्या? उसी ने तो रुपए नहीं चुराए। ठीक इसी समय नर्तकी ने वहां प्रवेश किया। उसके देखते हुआ मित्र और भी जोर रोने लगा। एक ही सांस में उसने सब कुछ कह सुना है। नर्तकी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ था कि तुम वेश्या के घर इतना रुपए लेकर आए? यहाँ 2-4 रुपयों के लिए प्राण ले लिए जाते हैं। तुम्हारे पास तो हजारों रुपए थे। बार बार सबके सामने जेब से निकाल कर मुझे दे रहे थे। सबकी दृष्टि तुम्हारी जेब पर थी और तभी आप लोग नशे में लुढ़कते हुए गद्दे से नीचे आ गए। सब लोगों को विदा करके मैंने आपको ठीक किया और आपके सिरहाने तकिया रखा। तब आप लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं कहा। छोड़िए, वह तो हम प्रतिदिन ही सुनते हैं। लेकिन जैसे ही मैं आपको सुलाकर उठी, मेरी दृष्टि रुपयों पर पड़ी। उन्हें उठाकर मैंने अपने आंचल में बांध लिया और इसी तरह कमर में लपेट लिया कि जरा भी छेड़ने पर मेरी आंख खुल जाए। यह मोहल्ला कितना बदनाम है, कैसे कैसे गुंडे यहाँ रहते हैं। वे जान गए थे कि आपके पास रुपया है। सारी रात इस मकान के चारों ओर घूमते रहे कि आप निकले और रुपए छीन ले। और मैं थी कि डर के मारा सो भी नहीं सकी। आग जलाकर नौकरानी के साथ सारी रात जागती रही। ये कहते हुए उसने वो रुपए निकाल कर मित्र के सामने रख दिए। कहा, देख लीजिए, सब ठीक है ना, और फिर कभी ऐसी मूर्खता न कीजिएगा। शरद उसकी ओर देखता रह गया। सोचने लगा, ये चाहती तो उन्हें हजम कर सकती थी। किसमें हिम्मत थी कि इसे वापस ले सकता? कितनी महान है यह। पथभ्रष्ट हो जाने पर भी मनुष्य के अंदर की सद्वृत्तियां पूरी नष्ट नहीं होती। बाहरी रूप ही मनुष्य का असली परिचय नहीं है। अनेक सती नारियां अनेक कुकर्म करती हैं। चोरी, जालसाजी, झूठी गवाही, कुछ भी उनसे नहीं छूटता। इसके विपरीत दुराचारियों के हृदय में भी दया माया बनी रहती है। क्या यही नर्तकी कालिदासी नहीं थी? देवदास के सृजन के समय वह उसी के पास जाता था। उसका चरित्र भी नर्तकी से मिलता है। सब कुछ दान करके वह सन्यासिनी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी पूजा के अवसर पर लोगों के घर गीत सुनाने वो जाती रही। उस समय यदि वो लोग उसे कुछ देने की चेष्टा करते तो कह देती, भगवान ने इतना दिया था, वही मैं नहीं देख पाई, अब मुझे क्या चाहिए। यही कालिदासी चंद्रमुखी के रूप में अवतरित हुई। इस बारे में तनिक भी शंका नहीं है। तभी तो चुन्नीलाल उसे कह सका, नहीं नहीं, नोट फूट की लालची और ही होती है, तुम उनमें से नहीं हो देवदास। लेकिन वह कितनी ही धर्मपाड़ा ही थी तो एक नर्तकी ही। शरद के नाना के परिवार के लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उसके घर जाए। उनकी दृष्टि में वो श्रृंखल चरित्रहीन होता जा रहा था, इसलिए उनके घर में मुक्त भाव से नहीं आ सकता था। अंदर आने से पहले उसे खांसना पड़ता, जिसे वयस्क बहना अंदर चली जाए। लेकिन नाना के परिवार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए उसने अपना चरित्र सुधारने की जरा भी चेष्टा नहीं की।
तब एक दिन छोटे नाना अघोरनाथ ने आदेश निकाला, शरद को घर में मत आने दो, उसका प्रवेश वर्जित है। प्रतिभाशालियों की यही नियति होती है। शायद क्योंकि एक दिन कभी शैली की विद्रोही विचारों का कारण उसकी माँ ने भी उसकी बहनों से कहा था कि वे शैली से अधिक बात ना किया करे। वह न धर्म में विश्वास रखता है, न ही विवाह में। अब यहाँ पे देखिए इनके नाना के यहाँ भी इनका आना जाना बंद हो गया। अब आगे देखिए, और देवदास आप देखे होंगे तो देवदास से जरूर रिलेट कर पा रहे होंगे। इनका चरित्रहीन जो है प्रसार भारती पे आपने देखा होगा, तो उससे भी रिलेट कर पा रहे होंगे इस कहानी को। इसी समय सहसा एक दिन पता लगा कि राजू कहीं चला गया है, फिर वो कभी नहीं लौटा। बहुत वर्ष बाद श्रीकांत के रचयिता ने लिखा, जानता नहीं कि वो आज जीवित है या नहीं, क्योंकि वर्षों पहले एक दिन वो बड़ी सुबह उठकर घर बार जमीन जायदाद और अपने कुटुंब को छोड़कर केवल धोती लेकर चला गया और फिर लौट कर नहीं आया। वो वह दिन आज किस तरह याद है। शरद के जीवन में जैसे एक बहुत बड़ा सूर्य उभर आया। जीवन के हर क्षेत्र में वही तो उसकी प्रेरणा था। आदमपुर क्लब के नाटक विभाग ने अनेक सुंदर नाटक मंचस्थ किए। उनमें प्रमुख थे मृणालिनी, बिल्वमंगल और जना। शरद ने इनमें क्रमशः मृणालिनी, चिंतामणि और जना की भूमिका निभाई। राजू ने गिरजा और पागलिनी की अभिनय करके यश अर्जित किया था। शरद के अभिनय में जो गांभीर्य, संयम, तेजस्विता और शोक प्रकट करने की भंगिमा थी, वो कलकत्ता की प्रतिभाशाली अभिनेत्री के उन उच्छ्वासों में भी नहीं पाई जाती थी। और राजू द्वारा पागलिनी के अभिनय की याद करके 60 वर्ष बाद भी लोग रोमांचित हो उठते। वह दृश्य जैसे उनके मन के भीतर चला गया हो। राजू स्वयं भी जैसे पागल हो उठा था, बार बार उसी का अभिनय करता। एक दिन अपने शिशु भतीजे को लेकर पेड़ पर चढ़ गया और गोद में लेकर वहीं पर पागलिनी का अभिनय करने लगा। देखने वाले हतप्रभ रह गए। किसी भी छुड़वा बच्चा हाथ से छूटकर नीचे गिर सकता था। उसी रात को राजू के पिता ने उसे बहुत पीटा और उसी रात को लापता हो गया। सुना वह सन्यासी हो गया है। मन उसका सन्यास वृत्ति की ओर काफी दिनों से खिंच रहा था। वही जगत से विदा लेकर वो मनोजगत में रम गया। गंगा तट पर बच्चों के साथ शमशान के पास ही अस्वस्थ का जो विशाल वृक्ष था, उसी के ऊपर उसने स्वयं एक काठ का ध्यान घर बनाया था। शरद के अतिरिक्त और किसी को उसने यहाँ नहीं आने दिया। उसमें प्रवेश कर पाना हर एक के बास की बात भी नहीं थी। बांस की सीढ़ा पर से होकर जाना पड़ता था। वही वह बीच बीच में ईश्वर की ज्योति के दर्शन का आत्मविभोर उठता। वह धीरे धीरे मौनी होता जा रहा था। अनशन करके दिन काट देता था। बंधु बांधव भी पीछे छूटते जा रहे थे। बस केवल बच्चों का ही वो प्यार करता था। उन्हें छाती से लगा कि उसे तृप्ति मिलती। वह उन्हें लेकर पेड़ पर चढ़ जाता। पिता उसको पहचान न पाए और पक्षी उड़ गया सागर के उस पार। कुछ दिन बाद कई व्यक्तियों ने उसे हरिद्वार में देखने का दावा किया। एक बार एक महिला ने उदासी पंथ के अखाड़े में किसी को सुमधुर स्वर में बंगला गीत गाते सुना। स्वर कुछ पैसाना सा लगा, इसलिए कौतूहल बस अंदर की ओर झाँका। गाने वालों की उस ओर पीठ थी, पर उस पर नस्तर का दाग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसे विश्वास हो गया कि निश्चय ही यह राजू है। उसी की पीठ पर नस्तर का दाग था, परंतु वह तुरंत अंदर गई और बोली, अरे राजू, तेरी माँ तेरे लिए पागल हो रही है और तू यहाँ साधु हुआ घूमता है। राजू ने उसी क्षण अपना मुंह ढक लिया। कोई जवाब नहीं दिया। समाचार पाकर उसकी माँ तुरंत हरिद्वार पहुंची, परंतु तब तक वह दल न जाने कहाँ चला गया। बहुत खोज की गई, लेकिन सब व्यर्थ। राजू चला गया। उसकी वेदना का कोई पार नहीं था। उसके साथ बिताए गए अपने जीवन को याद करके उसके कलेजे में टीस उठने लगती है। वाह, उसका कितना बड़ा मित्र था। उसी से उसने सीखा था कि भले ही इस संसार में दूसरे मूल्य किसी स्तर पे झूठे लगने लगे, लेकिन सहज मानवीय करुणा कभी नहीं झुठलाई जा सकती। उस बार जगद्धात्री पूजा के ठीक अगले दिन मामा के घर यात्रा का आयोजन था। कलकत्ता से नामी दल आया था। टोले मोहल्ले के सभी लोग देखने के लिए दल बनाकर आ पहुंचे। शरद भी एक कोने में बैठा तल्लीन भाव से देख रहा था कि तभी न जाने कहाँ से राजू आ पहुंचा। वो बहुत व्यस्त दिखाई दे रहा था। पास आकर उसने कहा, चल उठ। गुरु का आदेश था। उठना पड़ा। बाहर आकर राजू ने बताया, उस मोहल्ले के तारापत का बेटा अभी अभी हैजे से मर गया। बेचारा 3 साल का बच्चा अनेक प्रयत्न करने पर भी नहीं बचा। माँ बाप पागलों की तरह रो पीट रहे हैं, लेकिन इस रोगी की लाश को अधिक देर तक नहीं रखना चाहिए। इसी दम शमशान पहुंचा देना चाहिए। मोहल्ले के सभी लोग यहाँ यात्रा देखने के लिए आ गए थे। अब तू ही मेरे साथ चल। दोनों तारापत के घर पहुंचे। माँ बाप को समझाकर बच्चे की लाश शमशान की ओर चले। आधी रात बीत चुकी थी। कुछ दूर जाकर शरत ने कहा, साथ में बत्ती ले लेना अच्छा रहता। राजू ने उत्तर दिया, रहता तो, मगर इस समय मिले कहाँ। देगा कौन, मेरे पास एक दिया सलाई है, उसी से काम चला लेंगे। शमशान ठीक गंगा तट पर था। जितना बड़ा उतना ही डरावना। दूर दूर तक बत्ती का निशान ही, चारों ओर बालू का खंडराज, कहीं कहीं खजूर के 1-2 पेड़। शमशान के बीचों बीच एक झोपड़ा था। आधी पानी आने पर या किसी कारण विश्राम के लिए वही चीज था। लेकिन राजू इन बातों की चिंता नहीं करता था। दिन में भी उसके भीतर जाने से वो डरता था। वहां सीधा उसी झोपड़ी में वो जा घुसा। शरद भी चल पड़ा, लेकिन डर के मारे वो कांप रहा था। राजू ने लाश को फर्श पर रख बोला, बहुत देर से बीड़ी नहीं पी है, पहले एक बीड़ी पी लूं। तभी सहसा अंधेरे में से एक आवाज आई, एक मुझे भी दोगे।
शरद के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर से पसीना बहने लगा। राजू ने पूछा, कौन है? और साथ ही साथ दिया सलाई जलाकर देखा, पाया कि पास ही मैले से बिस्तर पर एक आदमी गुदड़ी से ढका हुआ लेटा है। पूछा, तुम कौन हो? फिर आवाज आई, मैं गंगा यात्री हूँ। अब उन्होंने ध्यान से देखा तो गुदड़ी के भीतर लगभग 80 वर्ष का एक वृद्ध लेटा हुआ था। राजू ने उसे पीने के लिए एक बीड़ी दी। वृद्ध ने ऐसे कस खींचा मानो अमृत मिला हो। बोला, आ बेटा, तुमने बचा लिया। कई दिन से यहाँ पड़ा हूँ, मौत भी नहीं आती। मेरे साथ मेरे दो नाती और मोहल्ले का एक आदमी आया है। मैं जल्दी मर नहीं रहा हूँ, इसलिए वे बड़े नाराज हैं। आज यात्रा देखने चले गए हैं, कहते हैं इसलिए लाए थे कि बूढ़ा जल्दी मर जाएगा, लेकिन गंगा की हवा खाकर ये तो अच्छा होता जा रहा है। न जाने मेरा क्या होगा। गंगा यात्री तो वापस लौट नहीं जाता। गंगा यात्री तो वापस लौट नहीं सकता। राजू ने तुरंत उत्तर दिया, कैसे नहीं लौट सकता? तुम भले चंगे हो, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हारे साथी तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार देंगे। बूढ़े ने कहा, हाँ बेटा, वे बार बार मुझे यही धमकी दे रहे हैं, न जाने किस वक्त गला दबा दे। राजू ने सबसे पहले लड़कियों को गाड़ा, फिर स्नान किया। इसके बाद सरस से कहा, मैं इस बूढ़े को कंधे पर उठा लेता हूँ, तो उसकी गुदड़ी बगल में दबा ले। और वह उस्ताद सपेरा और अन्नदा दीदी राजू जैसे उस प्रेम प्लावित आत्मा को पूछता था, वह समाज बहिष्कृता कौन थी? ठीक ठाक इसका पता किसी को नहीं, परंतु यह सत्य है कि उसका पति मुसलमान हो गया था और समाज के आदेश पर भी वह उसे छोड़ नहीं सका। वह सांप पकड़ने का काम करता था, पर इससे पेट थोड़ी ही भर सकता था, इसलिए जैसा कि उसका स्वभाव था, राजू और शरद उनकी सहायता करते। एक दिन दीदी का अपमान करने पर उन्होंने उस्ताद को पीट भी दिया था। इन कहानियों का कोई अंत नहीं, शरद के दुख का भी कोई अंत नहीं, पर वह उस दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं करता था। फिर राजू को याद करके साहस को बढ़ाता ही था। हर कहीं हर किसी को वो अपने साहस से चकित कर देता था। तो यहाँ से अब देखिए, जो शरद की यात्रा है वो लगातार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक ऐसी स्थिति है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी स्थिति है शरद की। अब इधर शरद इन प्रवृत्तियों को लेकर व्यस्त था, उधर पिता की यायावर जो प्रीति सीमा था उसका उल्लंघन कर रही थी, घूमने टहलने वाला। घर में 3 और भी बच्चे थे, उनके पेट के लिए अन्न और शरीर के लिए वस्त्र चाहिए होता, परंतु इन सब के लिए धन का जुगाड़ करना उसके बस की बात नहीं थी। पुराना कर्ज भी वो नहीं चुका पाया था। डिग्री हो जाने के कारण गाँव के मकान को भी मात्र 225 रुपये में छोटे मामा ने बेच दिया था। अब भूखों मरने के अलावा कोई रास्ता था भी नहीं। शरद बालक नहीं था, 21 वर्ष का युवक था और अपने कुछ गुणों और कुछ दुर्गुणों के कारण लोकप्रिय भी कम नहीं था। घर की दुर्दशा ने आखिर उसके हृदय को छुआ और वो नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। उन दिनों संथाल परगना में सेटलमेंट का काम चल रहा था। बनेली स्टेट की ओर से एक बड़ा कर्मचारी स्टेट के स्वार्थ की देखभाल के लिए नियुक्त था। शरद को इसी के सहकारी के रूप में नौकरी मिल गई। काम रुचि का था, अक्सर दौरे पर रहना होता, तंबुओं में रहना होता, और जैसा कि देसी राज्यों में तब चलता था, गाना बजाना, शिकार, यही सब। कभी कभी राजकुमार भी वहाँ आते थे। और शरद ठहरा दुसासी, बंदूक चलाने का उसने खूब अभ्यास किया। बहुत शीघ्र ही उड़ती चिड़िया को मार लेता। वो घूमने निकल जाता, कभी अकेले कभी दल के साथ। शमशान भूमि से उसे विशेष प्रेम था। उस दिन घूमते घूमते वक्रेश्वर जा निकला। वहाँ की शमशान भूमि को देखकर वो मुग्ध हो उठा। शिव मंदिर के पास कैसा निर्जन, उसके वैरागी मन को निर्जनता सदा प्यारी लगी। ढेर के ढेर नरमुन झीलों की तरह सेमर के डाल डाल पर लटके पड़े थे। चमगादड़ और उनके बीच में उस विराट मौन में आतरकंठ से रोता हुआ उनका एक बच्चा कुछ भी उसके बैरागी मन को विचलित न कर सका। और उस दिन राजकुमार के आने पर नाच गान की महफिल विशेष रूप से गुलजार उठी। सेटलमेंट के बड़े बड़े अफसर निमंत्रित किए गए। बहुत सा रुपया पाने की शर्त पर पटना से एक बाई जी भी आई। सुंदर तो थी, कंठ भी अच्छा था, लेकिन उसके मधुर कंठ की बात राजकुमार के कानों तक पहुंच चुकी थी। वो बोले, आज तुमको ही गाना गाना होगा शरद। यद्यपि उसका गाना संगीत के व्याकरण किसी से शुद्ध तो नहीं था, परंतु उसका माधुर्य मन को छू लेता। स्वयं बाई जी ने भी उसकी प्रशंसा की। वो नाच गाना में दक्ष थी। प्राणों की शक्ति उड़ेल कर उसने मजलिस में बीड़ा बजाई, परंतु भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए वाली स्थिति थी। उस मजलिस में केवल शरद ही रागनी के मर्म को पहचान सका। मुक्त कंठ से उसने बाई जी की बीड़ा वादन की प्रशंसा की। वो गदगद हुई। उसका हृदय इस दिशाहारा पर गुड़ी युवक के प्रति सहानुभूति से उमड़ आया। कुछ ही क्षणों के परिचय ने दोनों को एक दूसरे के बहुत पास ला दिया। बहुत देर तक उन लोगों ने बाई जी से बातचीत हुई। वो मैं उसने कहा कि मैं रुपए के लिए गाती हूँ, गाना मेरा पेशा, लेकिन आप क्यों इतनी मुसाहिबी करते हैं? आप गुणी व्यक्ति हैं, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। अंततः शरत ने वो नौकरी छोड़ दी। इस छोड़ देने के पीछे मात्र बाई जी का आग्रह था। ये बात किसी भी तरह स्वीकार नहीं की जा सकती। अपने पिता से विरासत में उसने जो चंचल स्वभाव पाया था, वह उसे कहीं जमकर नहीं बैठने देता। एक जोशी ने उसे बताया था कि 40 वर्ष की आयु में वह राजा के समान प्रसिद्ध होगा। नौकरी छोड़ने का एक कारण ये भी हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं। वस्तुतः किशोरावस्था से वो अपने चारों ओर एक रहस्यमय वातावरण बनाए रखता था। स्वयं नाना प्रकार की कहानी गढ़कर सुनाता लोगों को।
कोई आश्चर्य नहीं, बाई जी का ये आग्रह एक प्रवाद भी हो सकता। लेकिन वो सचमुच सच है कि इन सब कुसंगतियों, स्वच्छंद और दुस्साहसपूर्ण प्रवृत्तियों के बावजूद उसकी साहित्य साधना मौन मंथर गति से आगे बढ़ ही रही थी। दिन भर की आयावर वृत्ति के बाद भी रात्रि के एकांत में पोथी पत्रों के बीच पहुंच ही जाता। नौकरी करते समय भी इस नियम में कोई व्यवधान नहीं था। प्रारंभ में उसे कविता से प्रेम था, लेकिन कविता लिखने का धैर्य उसमें नहीं था। रुचि के अनुसार गद्य लिखने में वो सारा समय बिता देता। जब तक ठीक ठाक शैली पर शब्द ना पा लेता, तब तक उसे संतोष नहीं होता। बार बार काटता रहता, परंतु छंद का अनुसंधान उसे बहुत शीघ्र उगता देता। फूल बने लगे 6 गुण। इसमें उसने सुप्रभा और इंदिरा नाम की दो नायिकाओं के मनोभाव का विश्लेषण किया था। अंत में सुप्रभा की विषपान से मृत्यु हो गई और उस पराजय में से उसने अपनी जय पताका फहराई। उस युग में शरद जैसे दिशाहारा और भावुक युवक से इससे अधिक और क्या ही उम्मीद की जा सकती। उसने कविता लिखने का प्रयास किया। ये युग के अनुरूप ही था। वह रविंद्र युग था। उसी की भांति अनातोले फ्रांस जैसे विश्व के अनेक साहित्यिकों ने सबसे पहले कविता लिखने की ओर ध्यान दिया, लेकिन वह कभी नहीं बन सके। उनकी प्रतिभा का विकास गद्य में ही हुआ। हाँ, कविता का प्रभाव इस पर निरंतर बना रहा। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे कभी बोल रहा हो। उस समय शिक्षित बंगाली समाज में अंग्रेजी के प्रति वैसा ही अनुराग था जैसे कभी इंग्लैंड में लैटिन के प्रति रहा हो। चिट्ठी पत्री तक वे अंग्रेजी में लिखते। शरद ने इस प्रवृत्ति का विरोध किया। वह न स्वयं अंग्रेजी में पत्र लिखता और न किसी परिचित को लिखने की प्रेरणा देता। अपने तरुण मामाओं में बांग्ला और साहित्य के प्रति अनुराग उसी ने पैदा किया। उन लोगों ने मिलकर एक हस्तलिखित सचित्र मासिक पत्रिका शिशु का प्रकाशन शुरू किया। संपादक बने 10 वर्षीय मामा गिरिंद। उनका हस्तलेख बहुत सुंदर था। शिशु का बांग्ला और अंग्रेजी में कविताएं सिर्फ शिशुओं के ही अनुरूप था। बांदर के साथ चादर की तुक मिलाना उसकी चरम उपलब्धि थी। बांदर बांदर छिछली कीन चादर, बांदर रूपी रूपी बरछी निकामत, ये इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे मिलाए। लायन किल ए माउस देन वेंट टू हिज हाउस, नाउ वाइट इज मदर। तो लेकिन उन दिनों ऐसे कामों में ना कोई सहयोग होता था और ना उत्साह को ही बढ़ाता। शिशु के कई अंग निकले, परंतु गांगुली परिवार में साहित्य के प्रति जरा भी प्रेम पैदा नहीं हुआ। अध्यापकों ने भी विरक्ति होकर कहा, ये सब करने से क्या होगा, इससे अच्छा तो ये कि अंग्रेजी लिखना सीख लो। शिशु में शरद की कई रचनाएं छपी। बोझा कहानी उसने अपने प्रिय मामा सुरेंद्र नाथ के नाम से प्रकाशित की। उस समय वो भागलपुर में नहीं था। लौटकर उसने सुना कि वो बड़ी सुंदर कहानी लिखता है। अवाक होकर बोला, मैं कहानी लिखता हूँ? मित्र ने कहा, हाँ, तुम्हारी कहानी बोझा बहुत सुंदर है। सुरेंद्र ने बोझा कहानी पढ़ी, समझ गया कि ये शरद का काम है। उसने पूछा, ये सब क्या है? अपनी रचना मेरे नाम से क्यों छापी है? हंसकर शरद ने उत्तर दिया, छापी है, इसमें तुम्हारी क्या हानि है? ये भी अपने को छिपाने की प्रवृत्ति थी। पढ़ता भी वह छिपकर ही था। न जाने कितने उपन्यास और विज्ञान की कितने पुस्तकें उसने पढ़ डाली। डिफेंस, थैकेरे और श्रीमती हेनरी वुड। लिखने का क्रम भी चुपचाप करता। सुविधा उपन्यास उसने अभी अभी समाप्ति किया था। उस उपन्यास में उसने अपने परिवार की चरम निर्धनता की झांकी भी दी। दिन प्रतिदिन के जीवन में जो दुख दैन उसने पाया, उसका मानविक चित्रण ही उसने किया। यह साहित्य साधना मात्र उसी तक सीमित नहीं, उसके चारों ओर ऐसे ही मित्रों का एक दल इकट्ठा हो गया था। उन्होंने एक साहित्य गोष्ठी की स्थापना भी की थी। ये गोष्ठी वैसे 6 वर्ष पूर्व से चल रही थी, पर जान पड़ता बीच में ये ढीली पड़ गई थी। अब इसका पुनर्जागरण हुआ, यानी पुनर्जन्म फिर से हुआ। उस गोष्ठी का नेता वो स्वयं था और उसके प्रमुख सदस्यों में थे मामा सुरेंद्र और गिरेंद्र, योगेश मजुमदार और विभूति भूषण भट्ट। सुरेंद्र प्रारंभ में से ही इसका सदस्य नहीं बन पाया। उस समय वो ये नहीं जानता था बाहर से लौटने पर वह भी शामिल हो पाएगा कि नहीं। एक और व्यक्ति का योगदान अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वह थे विभूति भूषण की बहन निरूपमा देवी। वो बाल विधवा थी और उस कट्टर और संकीर्ण युग की प्रथा के अनुसार उसे प्रकट रूप में उस सभा में भाग लेने का अधिकार हो ही नहीं सकता था। जब पुरुष ही लुक छिप कर ये काम करते थे, तो नारी की स्थिति कल्पना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन निरूपमा लिखती अवश्य थी और उसके भाई के द्वारा वे रचनाएं गोष्ठी में विचारार्थ जाती भी थी। उस दिन कोई नहीं जानता था कि छोटी सी साहित्य गोष्ठी अनेक भावी साहित्यकारों को जन्म देने में सफल होगी। परंतु ये सत्य है कि इन लोगों ने साहित्य सृजन का जो व्रत लिया, वो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से खूब फूला फला। जिस समय साहित्याकाश में रविन्द्रनाथ सूर्य की भांति चमक रहे थे, उस समय ये लोग पूर्ण चंद्रोदय की संभावना को सत्य करने के लिए सचेत थे। बहुत वर्षों बाद शरद ने मामा गिरीन्द्रनाथ को लिखा था, यानी शरद ने लिखा मामा गिरीन्द्र को, मेरे दुख भरे जीवन की सुखद स्मृति यही साहित्य सभा है। घर के लोग जब तुम्हें खोजते फिरते थे, ना पाने पर क्रुद्ध होते थे, तब हम छिप छिप कर साहित्य चर्चा करते थे। ये सब बातें एक दिन भी नहीं भूल सका हूँ। विभूति और निरूपमा यहाँ के सब जज श्री नफर भट्ट के संतान थे और यह एक बड़े लोगों का परिवार था। शरद का इस परिवार से संबंध निरूपमा के मझले भाई इंदुभूषण की वजह से था।
वह उसका कॉलेज का सहपाठी था। उसी के द्वारा विभूति और निरुपमा की कविताएं शरद तक पहुंची और शरद की रचनाओं को उस परिवार में भट्ट परिवार के मकान के पास पश्चिम दिशा की ओर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। किसी गंभीर रात में उस कब्रिस्तान के प्रांगण से गाने का शब्द उठकर हवा की तरंगों पर लहराता हुआ उनके पास पहुंच जाता। अमीदुद्दीन आसनी दुदिन देखने आमनी मुदिल आकी। कभी यमुनिया नदी के तीर से बंसी का मादक सुनाई देती धुन। चरित्रहीन में सतीश जब रेल यात्रा में बंसी बजाता तो पृथ्वी पर सोई हुई चांदनी के नीचे उतर जाती और उपेंद्र जमाई लेकर उठते उठते कहता, बस अगर कुछ सीखना होगा तो बांसुरी बजाना ही सीखूंगा। इंदुभूषण भी इसी स्वर पर मुग्ध था। तभी तो समझ जाता है कि यह शरद का स्वर है। परिचय गहराता है, वह उनके घर आने लगता है, कभी कभी गाना भी सुनाता। नवकृष्ण भट्टाचार्य का ये गीत उसे बहुत प्यारा था। गोकुले मधे फुराए। उस परिवार से आत्मीयता बढ़ जाने का एक और भी था। वे लोग संपन्न थे, पर संपन्नता का दम्भ उनमें बिल्कुल नहीं था। घर के भीतर बड़े कठोर नियम थे, पर बाहर सब ढीले ढाले। अर्थात धोखा दिया जा सकता था, शतरंज खेलने का रिवाज था, और इसका अर्थ केवल खेलना ही नहीं होता, चाय पान और तंबाकू भी खूब चलता था। इंदुभूषण को इस खेल का बहुत शौक था और शरद भी इस विद्या में निष्णात था, इसलिए इस परिवार के वह इतने पास आ सका। विभूति आयु में छोटा था। बड़े भाई ने उसकी कविताओं की काफी कापी शरद को देखने के लिए दी थी। उसी को लेकर वह एक दिन विभूति के सामने जा खड़ा हुआ और जोर से उसे मेज पर फेंकता हुआ बोला, क्या लिखते हो? खाली उन्माद, वह भी अशुद्ध। अपना लिखने को कुछ नहीं तुम्हारे पास? सुनकर विभूति तो जैसे अवाक रह गया, लेकिन इसी क्षण से आरंभ हुई उसकी मित्रता की मृत्यु भी भंग नहीं कर सकी। विभूति शरद की तरह ही अध्ययन प्रिय था। उसने विदेशी दार्शनिकों की अनेक रचनाएं पढ़ डाली थी। तर्क से वह यह सिद्ध कर सकता था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ईश्वर है तो प्रोटोप्लाज्म है। ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करना उन दिनों पढ़े लिखे युवकों के लिए शराब पीने की तरह प्रगति का लक्षण था। शरद स्वयं इसी पद का पथिक था, लेकिन विभूति जितना मेधावी था उतना ही बंधुवत्सल भी था। शरद से उसका घनिष्ठता का एक और कारण था। चूंकि साहित्य की चर्चा उन दिनों प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकी थी, इसलिए उनकी यह गोष्ठी अभिभावकों की दृष्टि बचाकर ही काम करती थी। सप्ताह में एक दिन किसी निर्जन स्थान में वे इकट्ठे होते। कभी सरकारी स्कूल के पास बड़े नाले में पैर लटकाकर प्रबंध पाठ और आलोचनाएं करते, कभी किसी मठ में पेड़ के नीचे या टीले पर चढ़ के ये तरुण बंधु अपना विद्रोह प्रकट करते। कब्रिस्तान में भी ये गोष्ठी होती थी। शरद के नेतृत्व में न जाने कितनी अमानिशाएं उस दल ने वहां काटी और स्तब्ध होकर सुना था उसका संगीत। एक बार सुरेंद्र ने वहां आकर जो कुछ देखा उससे वह विस्मित रह गया। वसंत ऋतु और शुक्ल पक्ष की संध्या व विशाल छत चंद ज्योत्सना से आलोकित हो रहा था। उत्तर की ओर से बह रहा था गंगा का स्पर्श पाकर शीतल मंद हवा। इधर उधर चटाई बिछाकर जो है अलग अलग दल कार्य में व्यस्त थे। एक स्थान पर जोर जोर से नाटक का रिहर्सल हो रहा था, दूसरे स्थान पर हारमोनियम और तीसरे पर साहित्यिक वाद विवाद। इसी समय कहीं से चाय आ गया, साथ में परात भर खाने का सामान भी। फिर तो देखते देखते हुक्के की गुड़गुड़ाहट उठने लगी और सिगरेट के धुएं से आकाश आच्छन्न हो गया। इस साहित्य गोष्ठी के संचालन का सारा भार शरद पर था। रचनाओं के विषय का निर्वाचन वह स्वयं करता था। सदस्य 7 दिन के भीतर रचना समाप्त कर सभा में लाकर पढ़ते थे। सभापति शरद प्रत्येक रचना पर विचार करते, उसकी अशुद्धि बताते और लेखक को नंबर देते। कविता लिखने में सबसे आगे थी निरूपमा। दूसरे सदस्यों को उससे ईर्ष्या होती। वे कानाफूसी भी करते, इसलिए विशेष करते थे कि शरद का प्रारंभ से ही उसकी ओर झुकाव था। उसका निरूपमा से कोई प्रत्यक्ष परिचय नहीं था, पर वह उसको अपने दादा का मित्र मानकर ही उनका सम्मान करती थी। लेकिन शरद उसे उत्साहित करने के लिए विशेष रूप से सजग दिखाई देता। उसकी कविता में भावों की कृपणता थी। उसकी शिकायत उसने विभूति से की थी। कहा था, एक ही भाव को छोड़कर बूढ़ी यदि और कई प्रकार से सोच विचार कर लिखे तो वह उन्नति कर सकती है। इसी को विभूति ने कविता में परिवर्तित कर निरूपमा तक पहुंचा दिया। आओ और आरू जाओ दूरे थामियानो आपनार सूरे। इस शिकायत ने निरूपमा को प्रोत्साहित ही किया। शरद को प्रसन्न करने के लिए वह अपनी कविताओं पर भी अपने परिश्रम करने लगी। उन कविताओं के आसपास ऊपर नीचे न जाने शरद ने क्या क्या और कितना लिखा। उसने विभूति से ये भी कहा, बूढ़ी यदि चेष्टा करे तो गद्य भी लिख सकती है। उस समय निरूपमा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो तो शरद की रचनाएं पढ़ पढ़ कर ही अभिभूत होती थी। धीरे धीरे इन 2-3 वर्षों में उसने बसासा, बोझा, कोरेलग्राम, अनुपमा का प्रेम, काशीनाथ, चंद्रनाथ, शिशु, बड़ी दीदी, हरिचरण, बाल स्मृति, सुभद्रा, रेवदास आदि सभी पढ़ डाले। कुछ दिनों पूर्व पति से लेकर मंझली हावज ने एक बड़ा सा खाता उसे दे दिया। इस पर छोटे छोटे सुंदर अक्षरों में लिखा था, अभिमान। यह मिसेज हेनरी वुड के उपन्यास स्टीलिन का शरद द्वारा किया गया छायानुवाद था। उन दिनों उनके मन में मान अभिमान की जो आंधी चलती रहती थी, उसी के कारण उसने यह अनुवाद किया था और इसलिए इसका नाम अभिमान रखा था। निरुपमा इसको पढ़कर मुग्ध हो उठी। इन दिनों शरद ने मेरी कोरेली के उपन्यास माइटी एटम का अनुवाद करना भी आरंभ कर दिया। नाम रखा था पाषाण।
पुराने मार्ग से होकर यह भी निरुपमा के पास पहुंचा। उसमें एक परमाणुवादी नास्तिक पिता के संतान के मानसिक संघात की यंत्रणा से वो द्रवित हो उठी। शरद की रचनाओं का यह प्रभाव निश्चय ही परोक्ष रूप में उसे गद्य लिखने की प्रेरणा दे रहा था। अब यहाँ से हम जो है देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।